किंग्सले की चुनौती के बाद माहौल एकदम शांत हो गया। सभी ने विलियम की ओर देखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। विलियम मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि उसे इस परिणाम का पहले से ही अनुमान था। उपन्यास पढ़ने के उसके वर्षों का प्रयास व्यर्थ तो नहीं गया। स्वाभाविक रूप से वह इस चुनौती को कम करके आंकना भी जानता था, इसलिए उसने वही तरीका अपनाया। मैं तुमसे क्यों लड़ूं? विलियम ने चिढ़कर कहा। तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। तो तुम मानते हो कि तुम कायर हो? किंग्सले ने तिरस्कार से पूछा। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बस तुम्हारा चेहरा ही है जो तुम्हें कायर बनाता है। क्या तुम्हें मेरे चेहरे से जलन हो रही है? विलियम ने पलटकर पूछा। यह मेरी गलती नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं। अगर तुम्हें शिकायत करनी है तो अपने माता पिता से शिकायत करो कि तुम इतने सुंदर नहीं हो। विलियम के शब्दों ने सभी को चिढ़ा दिया। यह एक बहुत ही स्पष्ट उकसावा था, लेकिन बेहद असरदार साबित हुआ। गुस्से से किंग्सले का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन एक क्षण भर के लिए ही रहा। फिर उसने खुद को संभाला और विलियम का मजाक उड़ाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसा चरवाहा शब्दों का भी माहिर होगा। क्या तुमने ये बकरियों की देखभाल करते हुए सीखा है? आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, आप चाहें तो और भी प्रशंसा कर सकते हैं। विलियम ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा। किंग्सले जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने अपने शब्दों पर काबू रखा। मुझे लगता है कि एंसेवर्थ परिवार बस इतना ही है। कायरों का परिवार। हाहा टिल्डर कितना घटियावार है, विलियम ने सोचा। मुझे पता था कि वह इस मुद्दे को उठाएगा। लगता है कि अभी के लिए मुझे उसकी योजना के अनुसार ही चलना होगा और उसकी चुनौती स्वीकार करनी होगी। चूंकि आप इतने दृढ़ हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे पास इस चुनौती को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, विलियम ने गंभीर भाव से कहा। अच्छा, किंग्सले ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मैं उस आदमी की काबिलियत देखने के लिए बेताब था जिसे छोटी बहन के साथ जोड़ा गया है। निराश होने के लिए तैयार रहो। विलियम ने अपनी लकड़ी की छड़ी निकाली। मैं इस समय अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं हूं। हे, अभी तो हमारी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और तुम बहाना बना रहे हो। किंग्सले ने ताना मारा। खैर, तुम्हारी रणनीति की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। इस तरह अगर तुम हार भी जाते हो तो सबके सामने तुम्हारी छवि ज्यादा खराब नहीं होगी। जेम्स खड़ा हुआ और ताली बजाई। अगर तुम दोनों लड़ने वाले हो तो चलो जगह बदल लेते हैं। फिर वह मुड़ा और बगीचे से 100 मीटर दूर स्थित प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। विलियम और किंग्सले उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बाकी दर्शक भी उसी राह पर चल पड़े। वे विलियम की क्षमताओं के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। वहीं दूसरी ओर एस्ट और उनके साथी थोड़े चिंतित थे। वे जानते थे कि विलियम झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा था कि वह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं है। उन्होंने किंग्सले नाम पहले भी सुना था। रेबेका की तरह उस लड़के को भी राज्य के विलक्षण प्रतिभावान बच्चों में गिना जाता था। वह एक जादुई तलवारबाज था और किंग्सले तलवार और जादू दोनों में काफी निपुण था। विलियम इस समय अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह नुकसान में था। दोनों योद्धा एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। विलियम के हाथ में लकड़ी का डंडा था, जबकि किंग्सले के हाथ में लकड़ी की तलवार थी। यह एक दोस्ताना द्वंद्व था, इसलिए एलेनोर ने किंग्सले को विलियम से लड़ने के लिए अपनी जादुई तलवार का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। वह जेम्स को भी उकसाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर विलियम गंभीर रूप से घायल हो जाता तो वह बूढ़ा आदमी कुछ लापरवाह हरकत कर सकता था। रेबेका लॉरेंस के बगल में खड़ी थी। उसके चेहरे पर शांति का भाव था, लेकिन उसकी निगाहें विलियम की ओर आशा भरी नजरों से देख रही थी। चूंकि किंग्सले उसी संप्रदाय का था जिसमें वह थी, इसलिए वह उसकी युद्ध क्षमताओं से भलीभांति परिचित थी। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि एक चरवाहा लड़का मिस्टी संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली शिष्य का मुकाबला कैसे कर पाएगा। आप में से किसी को भी एक दूसरे के चेहरे पर वार करने की अनुमति नहीं है, जेम्स ने कहा। लड़ाई तभी समाप्त होगी जब आप में से कोई एक आत्मसमर्पण कर दे या लड़ने में असमर्थ हो जाए। यह एक दोस्ताना मुकाबला है, इसलिए जानलेवा वार की अनुमति नहीं है। क्या मेरी बात स्पष्ट है? हाँ, समझा। जेम्स ने सिर हिलाया और हाथ उठाया। लड़ो। जैसे ही संकेत मिला, किंग्सले ने अपनी मिस्टी स्टेप्स नामक चाल तकनीक को सक्रिय कर दिया। यह मिस्टी संप्रदाय की पहचान थी और दक्षिणी महाद्वीप में सबसे तेज चाल कलाओं में से एक मानी जाती थी। मिस्टी सेक्ट के शिष्यों ने अपने वरिष्ठ भाई को अपने संप्रदाय की विशेष चाल का प्रदर्शन करते देख खुशी से जयकार की। किंग्सले पलक झपकते ही विलियम के ठीक 2 मीटर सामने आ गया। फिर उसने अपना शरीर झुकाया और आगे की ओर वार किया। पहला चरण, फीनिक्स स्ट्राइक। किंग्सले को पूरा भरोसा था कि एक ही वार से द्वंद्वयुद्ध समाप्त हो जाएगा। सच कहूं तो उसे लगता था कि भेड़ बकरियां चराने वाले एक चरवाहे से गंभीर लड़ाई करना उसके लिए उचित नहीं होगा। अगर अपनी छोटी बहन के परिवार पर अच्छा प्रभाव छोड़ने की उसकी योजना न होती, तो वह विलियम को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देने की जहमत भी न उठाता।
ये घातक हमला विलियम के कंधे पर किया गया था, जिसका उद्देश्य उसकी हड्डियां तोड़ना था। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को जानलेवा प्रहार नहीं कर सका, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था जो ये कहता हो कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अपंग नहीं कर सकता। दो लकड़ी के हथियारों के आपस में टकराने से हवा में एक जोरदार आवाज गूंज उठी। विलियम किंग्सले की हरकत को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी निष्क्रिय क्षमता पैरी अपने आप सक्रिय हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पैरी 1010 ग्रेटर देन। निष्क्रिय हमले को रोकने की संभावना 30% तक बढ़ जाती है। आवश्यकता, ये केवल लाठी, भाला और डंडे जैसे हथियारों के लिए काम करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हालांकि विलियम किसी भी आक्रामक कौशल का उपयोग नहीं कर सका, लेकिन उसके निष्क्रिय कौशल अभी भी प्रभावी थे। विलियम द्वारा वार को रोकने के तुरंत बाद उसने पलटवार करने के लिए अपनी लाठी का इस्तेमाल किया। हालांकि किंग्सले को आश्चर्य हुआ कि उसका हमला रोक दिया गया, फिर भी वह एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था और विलियम के वार से बचने के लिए पीछे कूदने में कामयाब रहा। संक्षिप्त बातचीत ने भीड़ को शांत कर दिया और सबकी निगाहें गंभीर हो गईं। किंग्सले ने भी अपने अगले हमले की तैयारी में उचित मुद्रा अपना ली। एक और कदम आगे बढ़ाने के बाद किंग्सले विलियम की नजरों से ओझल हो गया और लाल बालों वाले लड़के के पीछे प्रकट हुआ। दूसरा चरण, फीनिक्स क्रॉसिंग। किंग्सले ने तेज गति से लगातार 2 वार करके एक क्रॉस बनाया। गोब्लिन क्रिप्ट में निपुण हुई विलियम की युद्ध की सहज प्रवृत्ति जागृत हुई और उसने तुरंत अपने डंडे का इस्तेमाल करके वार को रोका। विलियम ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी लकड़ी की छड़ी को पीछे की ओर घुमाया। कुछ ही सेकंड बाद फीनिक्स क्रॉसिंग की शक्ति उसकी छड़ी की सुरक्षा को भेदते हुए गुजर गई और विलियम पीछे की ओर फिसल गया। विलियम किसी तरह पहले वार को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरा वार उसकी दाहिनी छाती पर लगा। असहनीय दर्द ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसने खुद को यह जताने के लिए मजबूर किया कि उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। अच्छा हुआ मेरी पसलियां नहीं टूटी, विलियम ने अपनी जगह पर डटे रहते हुए सोचा। सच में बहुत दर्द हुआ। विलियम के शांत चेहरे को देखकर किंग्सले का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसे साफ महसूस हुआ कि उसका एक वार विलियम को लगा है, लेकिन विलियम ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। दोनों लड़ाके एक दूसरे को घूरते हुए अगले टकराव के लिए तैयार हो रहे थे। चैप्टर 82। जल्द ही दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। किंग्सले की चाल और हमले बेहद सधे हुए और घातक थे। स्पष्ट रूप से उनकी तकनीक उच्च स्तर की थी, जबकि विलियम के पास तकनीक का नामोनिशान नहीं था। उनकी युद्ध शैली भद्दी और अव्यवस्थित थी। दोनों लड़कों के बीच का अंतर आसानी से देखा जा सकता था। मिस्टी संप्रदाय के सदस्य अपने बड़े भाई को हावी होते देख खुशी से झूम उठे। किंग्सले ने विलियम के पैर पर निशाना साधते हुए एक और घातक हमला किया। हालांकि पैरी स्किल सक्रिय हो गई और उसने विलियम के हमले को रोक दिया। विलियम की रणनीति सीधी सादी थी। वह अपनी जगह पर डटा रहता और बचाव करता। अगर पैरी स्किल सक्रिय हो जाती तो वह तुरंत जवाबी हमला कर देता। हालांकि किंग्सले तेज था, लेकिन एला अपने रश अटैक का इस्तेमाल करते समय उससे भी तेज थी। विलियम धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंदी की चालों को समझने और हर मोड़ पर उसे रोकने में सक्षम हो गया। उसकी ताकत ने उसे समय समय पर किंग्सले को जोरदार प्रहार से चुनौती देने का मौका दिया। समस्या बस इतनी थी कि उसका कोई भी प्रहार किंग्सले को लगा ही नहीं। अपनी शुरुआती झड़प के बाद किंग्सले को पता चला कि विलियम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसने उसके वार झेलने की हिम्मत नहीं की और उन वारों से बचने पर ध्यान केंद्रित किया। विलियम की निपुणता और चपलता के साथ साथ उसकी बचाव करने की क्षमता ने उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों को तेजी से रोकने की क्षमता प्रदान की, जिसके कारण वे वर्तमान स्थिति में हैं। विलियम के शरीर पर चोट के निशान बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि कई बार किंग्सले के तीखे हमलों से उसे मामूली चोटें भी आई थीं। मैंने जादू पर बहुत ज्यादा भरोसा किया और अपनी बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दिया। विलियम को इस बात का पछतावा था कि उसने मार्शल आर्ट सीखने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि उसकी हार निश्चित है। विलियम को यह नहीं पता था कि किंग्सले चिंतित होने लगा था। शुरुआत में उसका आत्मविश्वास विलियम की घातक वारों को रोकने की अद्भुत क्षमता के कारण धीरे धीरे कम होता जा रहा था। यह ऐसे नहीं चल सकता, किंग्सले ने सोचा। मुझे यही करना पड़ेगा। किंग्सले ने विलियम की ओर अनगिनत बार दौड़ते हुए एक गहरी सांस ली। पहला चरण, फीनिक्स स्ट्राइक। पैरी स्किल सक्रिय होते ही विलियम की छड़ी स्वतः ही हिलने लगी। हालांकि हमेशा की तरह पीछे हटने के बजाय किंग्सले ने वास्तव में एक कदम आगे बढ़ाया जब लकड़ी का डंडा और तलवार आपस में टकराए। आइस बुलेट। किंग्सले ने बुदबुदाते हुए बेहद करीब से आइस बुलेट दागी। विलियम की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे किंग्सले से जादू के इस्तेमाल की उम्मीद नहीं थी। एलेनोर ने पहले ही कहा था कि इस द्वंद्वयुद्ध में उसे जादू का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, लेकिन किंग्सले ने फिर भी जादू का इस्तेमाल किया। बेसबॉल के आकार की वह गोली सीधे विलियम की छाती में जा लगी।
विलियम को ऐसा लगा जैसे उसे पूरी ताकत से फेंकी गई बॉलिंग बॉल लगी हो। इस जोरदार प्रहार से उसकी सांसें थम गईं, जिससे किंग्सले को एक शक्तिशाली हमला करने का मौका मिल गया। दूसरा चरण, फीनिक्स क्रॉसिंग। किंग्सले का हमला विलियम की छाती पर लगते ही एक जोरदार चटकने की आवाज सुनाई दी। लाल बालों वाला लड़का जमीन पर गिरते ही मुंह से खून थूकने लगा। एस्ट ने विलियम के शरीर को जमीन पर बुरी तरह गिरते हुए देखकर अपना मुंह ढक लिया। किंग्सले गिरे हुए लड़के पर एक और प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। वह विलियम को अपंग करने और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था कि वह भविष्य में रेबेका को चुनौती देने के बारे में सोचे भी नहीं। उसी क्षण उसने अपनी आंखों के सामने एक सफेद धुंधली सी आकृति देखी। एला एक अंगोरियन युद्ध आइबेक्स में रूपांतरित हो गई और किंग्सले का रास्ता रोक दिया। उसके सींग और खुर नीली रोशनी में चमक रहे थे और उसकी लाल आंखें लड़के को ऐसे घूर रही थीं मानो वह किसी ऐसी चीज को देख रही हो जो मरने वाली हो। किंग्सले का शरीर उस पल अनियंत्रित रूप से कांप उठा जब उसकी नजर अपने सामने खड़े उस राक्षस पर पड़ी। अपने जीवन में पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे मौत ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो और उसे छोड़ने का उसका कोई इरादा न हो। उसकी सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे भाग जाने के लिए उकसा रही थी, लेकिन भागने का समय नहीं था। एला ने उसे यह मौका नहीं दिया। गुस्से से चिल्लाते हुए एला ने अपना रश अटैक शुरू कर दिया। उसके मन में बस एक ही बात थी कि जिस लड़के ने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी उसे मार डालना है। जब मौत के सींग उस बेचारे लड़के को भेदने ही वाले थे तभी जेम्स ने आखिरकार अपना कदम उठाया। उसने लापरवाही से लड़के का कॉलर पकड़ा और उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से एला का सींग पकड़ा और उसे वहीं रोक दिया। एला, यहीं पर इसे खत्म करते हैं, जेम्स ने गुस्से में भरी बकरी को रोकते हुए कहा। ज्यादा जरूरी क्या है, उस बदमाश को मारना या विलियम को ओवन के घर ले जाना? गुस्से में भरी बकरी ने आखिरकार होश संभाला और अपना हमला रोक दिया। एला ने जेम्स को नाराजगी भरी नजर से देखा और जेम्स ने उसका सींग छोड़ दिया। हेलेन, मैं विलियम को तुम्हारी देखरेख में छोड़ रहा हूं, जेम्स ने आदेश दिया। जी हाँ महाराज, हेलेन ने अपने धागे विलियम के चारों ओर लपेटे और धीरे से उसे जमीन से उठा लिया। एला ने उसे जल्दी करने का इशारा किया और एंसेवर्थ परिवार की नौकरानी युद्धकालीन आइबेक्स की पीठ पर चढ़ गई। जैसे ही हेलेन को एला की पीठ पर सुरक्षित रूप से बांधा गया, वह तुरंत जीवन जादूगर के घर की ओर दौड़ पड़ी। उसने फैसला किया कि विलियम को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने वाले उस बदमाश को सबक सिखाने से पहले वह अपनी बच्ची का इलाज करवा लेगी। सभी लोग अलग अलग भावों के साथ वॉर आइबेक्स को जाते हुए देख रहे थे। एलेनोर किंग्सले की चोटों की जांच कर रही थी। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी पर थी और एला के अचानक प्रकट होने से वह घबरा गई थी। अगर जेम्स ने समय पर सहायता न की होती तो मिस्टी सेक्ट का वह विलक्षण शिष्य वॉर आइबेक्स द्वारा भाले पर चढ़ा दिया जाता और ग्रामीण इलाके के एक छोटे से कस्बे में कुत्ते की तरह मर जाता। तुम कब से युद्ध करने वाले आइबेक्स को पाल रहे हो? लॉरेंस ने जेम्स से पूछा, जो ओवन के घर की दिशा में देख रहा था। युद्ध आइबेक्स, जेम्स ने तिरछी नजर से देखते हुए जवाब दिया। कौन सा युद्ध आइबेक्स? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो टिल्डा, लॉरेंस ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा। जेम्स ने अपने अच्छे दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए आह भरी। अच्छा होगा अगर तुम उस लड़के को लूंट से दूर ले जाओ। मुझे डर है कि एला वापस आते ही उसे फिर से जान से मारने की कोशिश करेगी। ठीक है, लॉरेंस मान गया। मैं बाद में आकर आपके पोते के बारे में और बात करूंगा। बस अगली बार ध्यान रखना कि अपने साथ बिन बुलाए कीड़े मकोड़े न लाओ, जेम्स ने चिढ़कर कहा। मैं लगभग अपना आपा खो बैठा था और उस लड़के का सिर कुचलने ही वाला था। बड़ों को युवा पीढ़ी के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ये तो हमारी दुनिया का अलिखित नियम है ना? अगर कोई न देखे तो भी ठीक है, जेम्स मुस्कुराया। हालांकि यह नियम मौजूद है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि लोग इस नियम को दरकिनार करने के लिए कई खामियों का फायदा उठाते हैं। जी हाँ, लॉरेंस ने स्वीकार किया। फिर उसने मिस्टी सेक्ट के सदस्यों की ओर देखा और आदेश दिया, व्यवस्थित तरीके से गाड़ियों में लौट जाओ, हम जल्द ही रवाना होंगे। हालांकि लॉरेंस विलियम और वॉर आइबेक्स के बारे में और अधिक जानना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अभी इसके लिए सही समय नहीं है। उसने अपनी जिज्ञासा को बस दबाए रखा और अपने दल को उस स्थान की ओर ले गया जहां उनकी गाड़ियां उनका इंतजार कर रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो तुम्हारा क्या विचार है? लॉरेंस ने अपनी पोती से पूछा, जो गाड़ी में उसके बगल में बैठी थी। वे 5 मिनट पहले ही लोन से निकले थे और फिलहाल बीस्ट टाइड द्वारा मचाई गई तबाही का जायजा लेने के अपने कर्तव्यों पर लौट रहे थे। उसमें शालीनता की कमी है, रेबेका ने उत्तर दिया। बस इतना ही, उसमें शिष्टाचार की कमी है। लॉरेंस के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने अपनी प्यारी पोती को देखा। दादाजी, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, रेबेका ने मुंह बनाते हुए कहा।
मेरा उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। लॉरेंस मुस्कुराया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। वह पहले से ही 7 साल बाद होने वाले द्वंद्व युद्ध का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चैप्टर 83। ओवन का इलाज जल्दी ही समाप्त हो गया और विलियम की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई। फिर भी जीवन के जादूगर ने लाल बालों वाले लड़के को फिलहाल आराम करने और किसी भी प्रकार की जोरदार गतिविधि से बचने की सलाह दी। मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था, विलियम ने अनजाने में अपनी छाती सहलाते हुए बुदबुदाया। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि किंग्सले द्वंद्व युद्ध में जादू का इस्तेमाल करेगा, फिर भी उसे इस संभावना पर विचार करना चाहिए था। उसका प्रतिद्वंदी एक जादुई तलवारबाज था, ऐसा व्यक्ति जो तलवार और जादू दोनों का इस्तेमाल कर सकता था। विलियम समझ गया कि किंग्सले ने द्वंद्व युद्ध में पहले जादू का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे अपने अहंकार पर गर्व था। इसी वजह से विलियम को लगा कि उसका प्रतिद्वंदी केवल मार्शल आर्ट कौशल का ही इस्तेमाल करेगा और अपनी बर्फ की जादुई शक्ति का सहारा नहीं लेगा। युवा स्वामी, मुझे आशा है कि आपने इस पाठ से कुछ सीखा होगा, हेलेन ने एला के बगल में चलते हुए कहा, जो इस समय विलियम को अपनी पीठ पर लिए हुए थी। हाँ आंटी हेलेन, विलियम ने आह भरी। मैंने एक बहुत ही दर्दनाक सबक सीखा। अच्छा हुआ कि तुमने ये सबक जल्दी सीख लिया, नन्हे मालिक, हेलेन ने विलियम के पैर पर थपथपाते हुए कहा। अगर असली लड़ाई में ऐसा होता तो तुम अपनी जान गंवा बैठते। शायद अपनी जादुई शक्तियों को खोना मेरे लिए एक छिपे हुए आशीर्वाद जैसा ही था। विलियम ने दूसरी बार आह भरी। इससे मुझे एहसास हुआ कि मुझमें वास्तव में कितनी कमियां थीं। मुझे अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए और कुछ मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। मी, आप सही कह रही हैं माँ, मैं और मजबूत बनने की कोशिश करूंगी। मी, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी बीच एंसेवर्थ निवास पर अगर विलियम न होता तो लूंट का भी वही हाल होता जो पश्चिमी क्षेत्र के दूसरे गांवों और कस्बों का हुआ, जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको देखना चाहिए था कि जब उसने स्ट्रैथमोर थंडरहॉर्न वुल्फ से लड़ाई लड़ी तो वह कितना अद्भुत था। इलाज के दौरान जेम्स ने अपने मेहमान के सामने विलियम के अद्भुत कारनामों का बखान किया। उसे अपने पोते की चोट की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि ओवन सबसे अच्छा वैद्य था जिसे वह जानता था। हालांकि द्वंद्व युद्ध के दौरान विलियम की कुछ पसलियां टूट गई थीं, लेकिन ये जानलेवा चोट नहीं थी। जब तक उसमें सांस बाकी थी, ओवन आसानी से उसका इलाज कर सकता था और उसे बिल्कुल नया जैसा बना सकता था। एस्ट ने जेम्स की कहानी बड़े चाव से सुनी। बूढ़े व्यक्ति के कहानी सुनाने के बाद युवक की बारी आई कि वह लोंट के स्वामी को बताए कि विलियम ने उसे पहाड़ी ट्रोल से कैसे बचाया। एस्ट ने जेम्स को साहस की परीक्षा में विलियम के बलिदान के बारे में भी बताया। अगर वह अभी भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता तो मिस्टी सेक्ट का वह शिष्य उसके बाल के एक रेशे को भी छू नहीं पाता, एस्ट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ टिप्पणी की। मैं समझ गया, जेम्स ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तो यही कारण है कि वह घर छोड़ने के समय से अब अलग दिख रहा है। उसने अपनी जादुई शक्ति खो दी है। मुझे खेद है, विलियम की यह हालत मेरी गलती की वजह से हुई। एस्ट ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। क्योंकि मैं बहुत कमजोर था, इसलिए उसे हमें जीतने का मौका देने के लिए एक निषिद्ध मंत्र का प्रयोग करना पड़ा। एस्ट, तुम्हें विलियम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। वह लड़का हमेशा कुछ न कुछ खतरनाक करता रहता है। शायद इस घटना से उसे थोड़ी अकला जाए और वह कम लापरवाह हो जाए। कभी कभी मुझे उसकी चिंता होती है क्योंकि वह बहुत तेजी से ताकतवर होता जा रहा है। क्या मजबूत होना अच्छी बात नहीं है? एस्ट ने पूछा। बेशक ताकतवर होना अच्छी बात है, जेम्स ने सहमति जताई। लेकिन शॉर्टकट अपनाकर ताकतवर बनने से अस्थिरता आएगी। विलियम को बुनियादी बातों से शुरुआत करनी चाहिए। चूंकि वह मेरा पोता है, मुझे विश्वास है कि वह भी इस बात को समझता होगा। जेम्स रुका और एस्ट की प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। मेरे मूर्ख पोते के विपरीत, मैं बता सकता हूं कि तुमने बहुत कम उम्र में ही प्रशिक्षण लिया है। तुम्हारा उपनाम न्यूमोंट है, सही कहा ना? उद्धरण चिन्ह ... हाँ, एस्ट ने उत्तर दिया। वह जेम्स को अपना पूरा नाम बताना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने की इच्छा को दबा लिया। कुछ बातें ऐसी थीं जो वह दूसरों के साथ साझा नहीं कर सकता था। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह वेलेरिया साम्राज्य के एक कुलीन व्यक्ति का उपनाम है। जेम्स ने एस्ट को गौर से देखा। क्या आप भी वेलेरिया से आए हैं? उद्धरण चिन्ह ... मेरी माँ वेलेरिया से आई थी, एस्ट ने उत्तर दिया। अभी मैं हेलेनिक साम्राज्य में रह रहा हूँ। जेम्स ने सिर हिलाया और आगे पूछताछ न करने का फैसला किया। फिर भी आप लोगों ने सचमुच एक टेरहेंट को हरा दिया। यह तो वाकई अद्भुत है। अगर यह खबर फैल गई तो शाही परिवार में आपका बहुत सम्मान होगा। मुझे ऐसे इलाज की जरूरत नहीं है, एस्ट हकलाते हुए बोला। लॉर्ड एंसेवर्थ, कृपया इसके बारे में किसी को मत बताना। एस्ट के पीछे खड़े हरमन ने सिर झुकाते हुए कहा। मैं लॉर्ड एंसेवर्थ से भी अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में किसी को न बताएं।
युवा मालिक को सुर्खियों में रहना पसंद नहीं है। जेम्स ने एस्ट को एक समझदारी भरी नजर से देखा और सहमति में सिर हिलाया। वह विलियम के बचपन के शर्मनाक पलों के बारे में बात करने ही वाला था कि उसे अपने पोते की मौजूदगी घर के पास महसूस हुई। दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ। विलियम मुस्कुराते हुए बैठक कक्ष में दाखिल हुआ। वापस स्वागत है। आपकी चोट कैसी है? जेम्स ने पूछा। ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिनों तक कोई भी जोरदार काम करने की अनुमति नहीं है, विलियम ने अपने दादाजी के बगल में बैठते हुए उत्तर दिया। एला विलियम के बगल में फर्श पर लेट गई और अपना सिर अपने बच्चे की गोद में रख लिया। विलियम ने प्यार से उसके सिर को सहलाया, जबकि उसकी मां ने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम दोनों बहुत करीब हो, एस्ट ने चिढ़ाते हुए कहा। विलियम, मैंने कभी किसी को बकरी के साथ तुम्हारे जैसा व्यवहार करते नहीं देखा। मामा, एला कोई साधारण बकरी नहीं है, विलियम ने उसे सुधारते हुए कहा। वह मेरी माँ है, जिसने मुझे बचपन से पाला पोसा है। मैं बचपन से ही उसका दूध पीता आ रहा हूँ। मी, एला ने मिमियाते हुए कहा, मानो वह उस समय को याद कर रही हो जब वह विलियम की देखभाल करती थी। अरे, मुझे याद आया, आप लोंट में कितने दिन रुकेंगे? विलियम ने पूछा। मैंने अभी तक आपको ग्रामीण इलाकों का भ्रमण नहीं कराया है। खैर, एस्ट ने हरमन और नाना की ओर देखा। सच तो यह था कि वे ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे। विलियम को लोंट वापस छोड़ने के कारण वे पहले ही राजधानी लौटने में देरी कर चुके थे। फिर भी एस्ट यूं ही जाना नहीं चाहती थी। छोटे मालिक, नाना ने एस्ट को हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान दी। थोड़ा स्वार्थी होना ठीक है। हम 2 दिन रुक सकते हैं। धन्यवाद नाना, एस्ट मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि एक पल के लिए विलियम को लगा कि वह वास्तव में सुंदर है, आकर्षक नहीं। बेशक यह विचार बस एक क्षण के लिए ही रहा। चूंकि आप सभी विलियम के मित्र हैं, इसलिए आपका सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाएगा। हेलेन, कृपया एस्ट और उनके दल के लिए अतिथि कक्ष तैयार करें, जेम्स ने आदेश दिया। आपकी इच्छा के अनुसार, हेलेन ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और जेम्स के आदेश का पालन करने के लिए बैठक कक्ष से बाहर चली गई। अपने कमरे तैयार होने का इंतजार करते हुए जेम्स विलियम के बचपन की कहानियां सुनाता रहा। पहले तो कहानियां लोंट में विलियम के अद्भुत कारनामों के बारे में थीं। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चला और जेम्स ने विलियम के शर्मनाक पलों के बारे में बताना शुरू कर दिया। लाल बालों वाले लड़के ने अपने दादा से विनती की कि वे मेहमानों के सामने उसे शर्मिंदा करना बंद करें, लेकिन जेम्स को उसकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। इसी वजह से एस्ट और इयान लगातार उस बेचारे लड़के को चिढ़ाते रहे, जब तक कि विलियम शर्म से कमरे से बाहर नहीं भाग गया और उसकी माँ एला भी उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई उसके पीछे पीछे चली गई। चैप्टर 84। एस्ट और इयान अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को ऐसे घूर रहे थे मानो उनका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन से हो गया हो। विलियम की गुरु सेलिन सोफे पर आलस से लेटी हुई थी। उसकी पोशाक हालांकि शालीन थी, फिर भी उसके आकर्षक शरीर की बनावट को छिपा नहीं पा रही थी। दोनों लड़के उन्हें घूर रहे थे और उनका आत्मविश्वास बुरी तरह डगमगा गया। तो ये है विलियम के नए दोस्त, सेलिन ने मजाकिया अंदाज में कहा। मुझे हैरानी है कि मेरे शिष्य ने दोस्त बना लिए और उन्हें लोंट में भी ले आया। अरे, मैं शिष्टाचार भूल गई। चलिए, मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं विलियम की गुरु हूँ, आप मुझे मिस या लेडी सेलिन कह सकते हैं। जब विलियम लोंट पहुंचा तो सेलिन ने दूर से ही अपनी क्रिस्टल बॉल से उसे देखा। वह तुरंत उससे मिलने नहीं आई क्योंकि वह मेहमानों के साथ था। युद्ध के दौरान सेलिन ने तुरंत देखा कि लाल बालों वाला लड़का जादू का इस्तेमाल करने में असमर्थ था। क्योंकि उसी ने विलियम को निषिद्ध मंत्र सिखाया था, इसलिए वह आसानी से सारी बातें समझ गई। जब विलियम घायल हुआ तो उसने लगभग एक दूरगामी शाप का प्रयोग करके किंग्सले के लड़के को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया था। हालांकि उसने अपनी इच्छा को दबा लिया क्योंकि वह जानती थी कि ओवन विलियम को बिना किसी परेशानी के ठीक कर देगा। एंसेवर्थ परिवार के भोजन करने के बाद उसने ओलिवर नामक तोते बंदर को विलियम को संदेश देने के लिए भेजा। उसका संदेश सरल था, मूर्ख शिष्य, तुमने अपने गुरु से मिलकर अपने आने की सूचना क्यों नहीं दी? खैर, मैं दयालु और समझदार महिला हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने परिवार के साथ रात बिताने की अनुमति देती हूं। फिर भी मैं तुमसे कल दोपहर से पहले मिलने की उम्मीद करती हूं। अरे हाँ, कहीं मैं भूल न जाऊं, अपने तीनों नन्हे मेहमानों को साथ लाना न भूलें। मैं उनसे काफी देर बात करना चाहूंगा। अगले दिन जब विलियम पहुंचा तो सेलिन ने उसे दोपहर के भोजन के लिए कुछ सामग्री खरीदने का आदेश देकर भगा दिया। वह विलियम के नए दोस्तों के बारे में और अधिक जानना चाहती थी और यह पता लगाना चाहती थी कि क्या लोंट आने के उनके फैसले के पीछे कोई गुप्त उद्देश्य था। सेलिन हमेशा विलियम को बहुत ज्यादा भरोसेमंद इंसान समझती थी, इसलिए उसने ये पता लगाने का जिम्मा खुद उठाया कि कहीं ये लोग उससे दुर्भावना तो नहीं रखते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेडी सेलिन, एस्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
यदि संभव हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसके गले में पड़ी गुलामी की डोर को हटा दें। ओह, सेलिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि विलियम हमारा उपकारक है और ऐसा करना ही सही है, एस्ट ने उत्तर दिया। साथ ही वह तुम्हारा गुलाम बनने के लायक नहीं है। एस्ट, ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने शिष्य के साथ जो कुछ भी करता हूं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। एक सच्चा गुरु कभी भी अपने शिष्य को गुलाम नहीं बनाएगा। महिला और लड़का एक दूसरे को घूर रहे थे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि एस्ट के बगल में बैठा इयान भी अपने युवा स्वामी के साथ मिलकर सामने बैठी खूबसूरत महिला को घूरने लगा। एस्ट और इयान इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि विलियम सेलिन का गुलाम था। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं कॉलम में डाली गई दास्ता की जादुई शक्ति को हटा नहीं सकती, सेलिन ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। बेशक, भले ही मैं दास्ता की जादुई शक्ति को हटा नहीं सकती, लेकिन मैं इसे दूसरों को दे सकती हूँ। तो आप तीनों में से कौन विलियम को अपना एकमात्र दास बनाना चाहेगा? सेलिन की बातों से एस्ट स्तब्ध रह गया। एक क्षण के लिए उसने विलियम के बारे में सोचा, जो बटलर का सूट पहने हुए था और उसे अपने हाथों से अंगूर खिला रहा था। दूसरी ओर इयान ने कल्पना की कि जब वह दोपहर की झपकी ले रहा था, तब विलियम उसे पंखों वाले पंखे से हवा कर रहा था। एस्ट और इयान दुविधा में थे, और सेलिन आसानी से अनुमान लगा सकती थी कि विलियम के उनके गुलाम बनने के विचार से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। केवल इसहाक ने ही अपना सिर हिलाया। उसके लिए विलियम एक अच्छा इंसान था। वह उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार नहीं करना चाहता था। कितना? एस्ट ने पूछा। विलियम की दासी वाली जादुई शक्ति का स्वामित्व आपको हस्तांतरित करने के लिए कितना पैसा लगेगा? इयान ने गंभीर भाव से सेलिन को देखा। उसके विचार बहुत सीधे साधे थे। अगर विलियम एस्ट का गुलाम बन जाता है, तो इसका मतलब यह भी होगा कि विलियम उसका भी गुलाम बन जाएगा। ऐसी स्थिति में बेहतर यही होगा कि उसका युवा मालिक विलियम के वर्तमान मालिक सेलिन से उसका गुलामी का अनुबंध खरीद ले। सेलिन ने अपने होठों को ढांक लिया और खिलखिलाकर हंसी। मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। भला मैं एक सुंदर अर्ध एल्फ पर अपना अधिकार कैसे छोड़ सकती हूँ? और वो मेरा शिष्य भी है। भला मैं उसे उन दो लड़कों के हवाले कैसे कर सकती हूँ जिनके अभी तक बाल भी नहीं बढ़े हैं? वो लड़के जो अकेले एक साइक्लॉप्स को भी नहीं हरा सकते। एस्ट का चेहरा लाल हो गया और इयान ने तेवर चढ़ा लिए। दोनों एक ही बात सोच रहे थे। मुझे इस महिला से नफरत है। जब दोनों लड़के सेलिन को घूर रहे थे, तभी दरवाजा खुला और विलियम मुस्कुराते हुए अंदर आया। एला उसके पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे कोई पूंछ हो। वह विलियम की निजी माँ और अंगरक्षक दोनों का काम करती थी। गुरुजी, मैंने सब कुछ खरीद लिया है, विलियम ने घोषणा की। क्या मुझे दोपहर का खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए? हम सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ का मांस लो और स्टू बनाओ, सेलिन ने आदेश दिया। खाना बनाते समय अपना पूरा दिल लगा देना। अपने मेहमानों को अपने पाक कौशल का स्वाद चखाने दो। समझ गया, विलियम ने जवाब दिया। फिर उसने अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखा और उन्हें आंख मारी। मैं शेख ही नहीं मारना चाहता, लेकिन मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। दोपहर के खाने में कुछ स्वादिष्ट खाने की उम्मीद रखना। मुझे आपके द्वारा बनाए जाने वाले व्यंजन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। एस्ट मुस्कुराए। मुझे खुश करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। मुझे खाने पीने में कोई नखरे नहीं है, इसहाक ने टिप्पणी की। मैं कुछ भी खा लेता हूँ। मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना जरूर खाऊंगा, इयान ने जवाब दिया। बस ध्यान रखना कि खाने में कुछ भी अजीबोगरीब ना मिला देना, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर तुम लड़की होते तो मुझे यकीन है कि मेरे हाथ का खाना चखने के बाद तुम मुझ पर पूरी तरह फिदा हो जाते। विलियम ने रसोई में जाने से पहले उस चिड़चिड़े लड़के को घूर कर देखा। सेलिन इस बातचीत को बड़े चाव से देख रही थी। एस्ट और इयान की प्रतिक्रियाएं उसकी आंखों के सामने स्पष्ट थीं। ये दोनों लड़के तो बड़े दिलचस्प हैं। जब सेलिन गहरी सोच में डूबी हुई थी, तब एस्ट ने उससे एक और सवाल पूछने का फैसला किया। आपने विलियम को काला जादू क्यों सिखाया? एस्ट ने पूछा। क्या आपको पता है कि यह दक्षिणी महाद्वीप में प्रतिबंधित जादू है? अगर लोग उसे इसका इस्तेमाल करते हुए देख लें तो उसका जीवन दयनीय हो जाएगा। सेलिन ने उस भोले भाले लड़के पर अपनी आंखें घुमाई, जिसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। एस्ट के सवाल का जवाब देने के बजाय उसने खुद ही एक सवाल पूछ डाला। क्या तुम्हें पता है कि हेलन साम्राज्य का पहला संस्थापक अंधकार का सम्राट था? सेलिन ने ताना मारा। अगर काला जादू न होता तो ये साम्राज्य कभी अस्तित्व में ही न आता। तो क्या हुआ? एस्ट ने पलटवार किया। बीते समय की बात है। अब दक्षिणी महाद्वीप में काला जादू प्रतिबंधित है। जो भी इसका इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाएगा, उसे जेल भेजा जा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि विलियम का भी यही हाल हो? विलियम के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेलिन ने लापरवाही से जवाब दिया।
वह दक्षिणी महाद्वीप में नहीं रहेगा। बालिग होते ही मैं उसे मध्य महाद्वीप भेज दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, एस्ट ने ऊंची आवाज में कहा। उसे दक्षिणी महाद्वीप क्यों छोड़ना चाहिए और उसे यहाँ क्यों रहना चाहिए? सेलिन ने अपनी निगाहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम जानती ही हो कि काला जादू करने वालों का हेलन साम्राज्य में स्वागत नहीं है, इसलिए मध्य महाद्वीप ही उसके लिए एकमात्र जगह है जहां वह जा सकता है। एस्ट असमंजस में थी, लेकिन फिर भी उसने सेलिन की बातों का खंडन करने का फैसला किया। उसके पास अभी भी बर्फ की जादुई शक्ति है। जब तक वह केवल बर्फ की जादुई शक्ति का ही प्रयोग करता रहेगा, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि उसमें काली जादुई शक्ति का भी प्रभाव है। सेलिन ने पुष्टि कर दी थी कि एस्ट को विलियम सचमुच पसंद आ गया था। फिर भी विलियम की मध्य महाद्वीप की यात्रा अपरिहार्य थी। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, वैसे ही लाल बालों वाले उस लड़के का वहां जाना तय था जहां विश्व की प्रमुख शक्तियां विमुख होती हैं। उस खूबसूरत महिला के होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो जैसे तुम उसकी पत्नी हो? मुझे पूरा यकीन है कि विलियम सीधा सादा इंसान है। उसे सिर्फ लड़कियां पसंद हैं। विलियम को लड़कियां पसंद आने में मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता, एस्ट ने कहा। सेलिन ने अपने सामने खड़े उस सुंदर लड़के को देखते हुए अपना सिर झुकाया। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। उस खूबसूरत महिला को पता चल गया था कि एस्ट और विलियम के बीच अच्छे संबंध हैं। फिर भी उससे लगातार कुछ गड़बड़ लग रही थी। अंत में उसने विलियम की मंगेतर रेबेका के बारे में एस्ट की राय जानने का फैसला किया। क्या तुमने विलियम की मंगेतर को देखा है? सेलिन ने पूछा। मैंने सुना है कि वह जन्मजात प्रतिभाशाली थी। वह बहुत सुंदर होगी, है ना? वह बस ठीक ठाक है, एस्ट ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। एस्ट को उस प्रतिभाशाली लड़की की याद आते ही असहज महसूस होता था जिसे विलियम की मंगेतर बनने के लिए मजबूर किया गया था। हालांकि वह जानता था कि विलियम को रेबेका में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी यह सच था कि जेम्स और लॉरेंस ने उनकी तयशुदा शादी को मान्यता दे दी थी। जब तक 7 साल का द्वंद्व समझौता लागू था, तब तक उन दोनों के वास्तव में एक जोड़े बनने की संभावना बनी रही। चैप्टर 85। मुलाकात और बिछड़ना दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण चक्र थे। 2 दिन बीत चुके थे और अब एस्ट और उनके दल के लिए हेलेनिक साम्राज्य की राजधानी लौटने का समय आ गया था। विलियम, जेम्स और एला लोन्ट के उत्तरी द्वार पर अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। आपकी मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद, एस्ट ने उदास मुस्कान के साथ कहा। काश मैं और ज्यादा समय रुक पाता, लेकिन मुझे राजधानी में कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। विलियम ने एस्ट का हाथ पकड़ते हुए कहा, दुखी मत हो। हम हमेशा के लिए अलग नहीं हो रहे हैं। राजधानी वापस आकर मुझे चिट्ठियां भेजना। दादाजी ने तुम्हारे लिए संदेशवाहक बाज इसीलिए तो भेजा था। चाहे राजधानी ही क्यों न हो, बाज हमेशा लोन्ट वापस आने का रास्ता खोज लेगा। एस्ट ने सिर हिलाया और लोन्ट के लॉर्ड जेम्स की ओर मुड़ते हुए कहा, हॉक्स, लॉर्ड एंड सेवर्थ, संदेशवाहक के लिए धन्यवाद। अगर मुझे मौका मिला तो मैं लोन्ट की यात्रा पर वापस आऊंगा। हम आपका इंतजार करेंगे, जेम्स ने एस्ट के कंधे पर थपथपाते हुए हंसते हुए कहा। लोन्ट में आपका और आपके साथियों का हमेशा स्वागत है। इसहाक, एस्ट का ख्याल रखना, विलियम ने इसहाक से हाथ मिलाते हुए कहा। युवा स्वामी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसहाक ने उत्तर दिया। यदि आपके पास समय हो तो राजधानी में हमसे मिलने अवश्य आइएगा। विलियम ने सिर हिलाया और हरमन और नाना से हाथ मिलाया। उसने इयान को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जिससे इयान ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। यह देखकर कि विलियम उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने पर तुला हुआ है, इयान ने थोड़ा पीछे हटकर उसकी तारीफ करने का फैसला किया। तुम बहुत अच्छे रसोइये हो। तुमने जो व्यंजन बनाए हैं वे मेरे जीवन के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन हैं। अगर तुम्हें नौकरी की जरूरत हो तो राजधानी में स्थित युवा मालिक के निवास पर आ जाना। तुम्हें हमारे मुख्य रसोइये के रूप में अच्छा वेतन मिलेगा। मैं मुख्य रसोइया? माफ कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए खाना बनाना चाहता हूँ, विलियम ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अगर तुम खूबसूरत लड़की होती तो मैं इस बारे में सोच सकता था, लेकिन चूंकि तुम नहीं हो तो तुम मेरे हाथ का बना खाना सिर्फ सपनों में ही खा सकती हो। उद्धरण चिन्ह ... तो अगर मैं लड़की होता तो क्या तुम मेरे लिए खाना बनाते? इयान ने पूछा। अगर तुम खूबसूरत लड़की होती तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता। विलियम ने सिर हिलाया। क्यों? क्या तुम अपना लिंग बदलने की योजना बना रही हो? विलियम ने अपनी बाहें छाती पर बांध ली और इयान को सिर से पैर तक देखा। खैर, तुम दिखने में कुछ बुरे नहीं हो, शायद लड़की बन जाओ तो और भी खूबसूरत हो जाओगे। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो मेरे खाने का लुत्फ उठाने की सोचना भी मत। मेरे बारे में क्या ख्याल है? एस्ट ने पूछा। अगर मैं कहूं तो क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगे? बिल्कुल, विलियम ने तुरंत जवाब दिया। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा चखने देना तो स्वाभाविक ही है। और इस नाक बहने वाले हिजड़े की बात करें तो वो भाड़ में जाए।
तुम किसे नाक बहने वाला काय कह रहे हो? इयान विलियम पर झपटा। दोनों लड़के जमीन पर तब तक कुश्ती करते रहे जब तक उनके कपड़े मिट्टी से सन नहीं गए। सबने ऐसा दिखाया जैसे वे उन्हें जानते ही नहीं और गाड़ी के पास चले गए। तुम्हारे जादू के बिना तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, विलियम की पीठ पर बैठते हुए इयान ने विजयी भाव से कहा। बस तुम इंतजार करो, जब तक मेरी शक्ति वापस नहीं आ जाती मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। विलियम उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इयान ने उसे जमीन पर मजबूती से जकड़ रखा था। एस्ट ने हल्के से गला साफ किया और इयान ने विलियम को अपनी पकड़ से छोड़ दिया। नाक बहने वाला वह भोला भाला लड़का संतुष्ट भाव से एस्ट के पास लौट आया और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने में व्यस्त बेचारे चरवाहे को देखने लगा। फिर मिलेंगे विलियम, एस्ट ने गाड़ी में चढ़ते हुए हाथ हिलाया। जी हाँ, फिर मिलते हैं, विलियम ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर जवाब दिया। नाना, इसहाक और इयान गाड़ी में सवार हो गए। वहीं हरमन ने कोचवान की सीट पर बैठने से पहले विलियम और एस्ट को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। राजधानी में फिर मिलते हैं, लिटिल विल, हरमन ने घोड़ों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए उसे आंख मारी। मामा एला, मी है। विलियम एला की पीठ पर सवार हो गया और दोनों गाड़ी के पीछे दौड़ पड़े। जेम्स ने ये सब संतुष्टि भरे भाव से देखा और अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिया। मुझे मत भूलना, ठीक है? एस्ट ने गाड़ी की खिड़की से विलियम की ओर देखते हुए विनती की। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? विलियम मुस्कुराया। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए अब भी तुम मेरे एहसानमंद हो। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक एहसान चुकाने के लिए तैयार रहना। एस्ट मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। विलियम और एला उस गाड़ी के पीछे पीछे तब तक चलते रहे जब तक वे लूंट की सीमा पर नहीं पहुंच गए। अपने हाथ से आखिरी बार इशारा करते हुए उन्होंने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और वे हेलेन साम्राज्य की राजधानी की ओर वापस चल दिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के खाने के बाद विलियम अपनी गुरु से मिलने गया और उन्हें पवित्र मंदिर की यात्रा के दौरान घटी सारी बातें बताईं। हालांकि सेलिन ने कहानी का संक्षिप्त रूप पहले ही सुन लिया था, फिर भी वह युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहती थी। ये खोज वाकई बहुत कठिन थी। सेलिन ने स्वीकार किया कि टेरहैंड से लड़ते समय विलियम बाल बाल बचा था। अगर सेलिन विलियम की जगह ले भी लेती तो भी जीत की संभावना बहुत कम थी। साइक्लॉप्स की एकमात्र कमजोरी पवित्र जादू थी। यहां तक कि अगर सेलिन अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति, मृत्यु की उंगली, का भी इस्तेमाल करती तो भी साइक्लॉप्स को मारने की संभावना लगभग न के बराबर थी। यह सचमुच एक चमत्कार था कि अलग अलग शक्तियों वाले दो बच्चे, एक पवित्र और एक अंधकार में, सही समय पर सही जगह पर मौजूद थे। यदि उनमें से कोई एक भी साहस की परीक्षा में उपस्थित नहीं होता तो यह एक परीक्षण के बजाय आत्मघाती मिशन होता। अब तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? सेलिन ने पूछा। वह जानना चाहती थी कि उसका शिष्य इस समय, जब वह अपनी सबसे कमजोर स्थिति में है, कैसे व्यवहार करेगा। विलियम ने जवाब दिया, किंग्सले के खिलाफ लड़ाई ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली विरोधियों से लड़ने के लिए मैं हमेशा जादू पर निर्भर नहीं रह सकता। मुझे अपनी नींव मजबूत करनी होगी और शुरुआत से सीखना होगा। विलियम के जवाब से सेलिन संतुष्ट थी, इसलिए उसने अपनी मुलाकात समाप्त करने और विलियम को यह सोचने का समय देने का फैसला किया कि वह अपनी नींव बनाने के लिए मार्शल आर्ट तकनीकों को हासिल करने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहता है। वह समझ गई थी कि विलियम के मन में पहले से ही एक योजना थी, इसलिए इस समय उसे सब कुछ विस्तार से समझाने की कोशिश करना केवल परेशानी ही होगी। सेलिन सही थी। विलियम के मन में पहले से ही एक योजना थी और उसने तुरंत उसे अमल में लाना शुरू कर दिया। अपने स्वामी को अलविदा कहने के बाद विलियम अपने स्वामी के महल के ठीक बाहर स्थित बकरियों के बाड़े की ओर चल पड़ा। क्रोनोस, अस्लान और बाकी बकरियां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थीं। वे अच्छी तरह से आराम कर चुकी थीं और कालकोटरी के अपने अभियान के लिए उत्सुक थीं। सिस्टम, मेरी सब क्लास को डिसाइपल ऑफ थंडर में बदल दो, विलियम ने आदेश दिया। लेस देन सब क्लास सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। क्या मुझे सभी अनुभव अंक भी इसी जॉब क्लास में एकत्रित करने चाहिए? ग्रेटर देन, हाँ। लेस देन अनुभव सेटिंग्स अपडेट कर दी गई है। ग्रेटर देन, धन्यवाद। सिस्टम को धन्यवाद देने के बाद विलियम ने मुस्कुराते हुए अपने झुंड की ओर देखा। क्या आप सब तैयार हैं? मी, अच्छा। विलियम ने सिर हिलाया और अपनी उंगली पर मौजूद अंगूठी को सक्रिय किया। द्वार खुल गया। कुछ सेकंड बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विलियम ने हैरानी से अपने आसपास देखा। मुझे लगता है मेरी प्रैक्टिस छूट रही है। ठीक है, इस बार असली मुकाबला है। गेट खोलो। विलियम ने विजय की अंगूठी को सक्रिय करने की कोशिश में अपना हाथ उठाया। हालांकि अंगूठी निष्क्रिय ही रही। सिस्टम, क्या हो रहा है? विलियम ने घबराकर पूछा। अंगूठी काम क्यों नहीं कर रही है? क्या साइक्लोप्स के खिलाफ लड़ाई के दौरान इसे कोई नुकसान पहुंचा है? होस्ट, कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें, मैं समस्या का निवारण कर रहा हूं। समस्या की जड़ की पहचान करना।
लेस देन मूल समस्या का पता लगाने में सफलता मिली। ग्रेटर देन, विलियम ने चिंतित भाव से नोटिफिकेशन देखे। उसे उम्मीद थी कि सिस्टम समस्या का पता लगाएगा और उसे ठीक करने का उपाय बताएगा। मेजबान के प्रश्न का उत्तर यह है कि विजय की अंगूठी में कोई समस्या नहीं है। साइक्लोप्स के साथ लड़ाई के दौरान इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। कोई समस्या नहीं, तो फिर मैं इसे सक्रिय क्यों नहीं कर पा रहा हूं? विलियम ने पूछा। मेजबान, क्या आप भूल गए? आप अपनी माना शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। यह इस समय निष्क्रिय है। विजय की अंगूठी केवल जादुई शक्ति का उपयोग करके ही सक्रिय की जा सकती है। चूंकि मेजबान जादू की एक बूंद का भी उपयोग करने में असमर्थ है, इसलिए अंगूठी आपको गोब्लिन क्रिप्ट तक नहीं ले जा पाएगी। विलियम लड़खड़ा गया। सिस्टम की रिपोर्ट सुनकर उसे लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगा। अगर एला ने उसे सहारा न दिया होता तो बुरी खबर सुनकर वह शायद अब तक जमीन पर गिर चुका होता। गोब्लिन क्रिप्ट उसके अनुभव अंक अर्जित करने का मुख्य स्रोत था। अगर वह कालकोठरी में प्रवेश ही नहीं कर सकता था तो फिर वह अपने जॉब क्लास को अपग्रेड करने के लिए क्या करता? चैप्टर 86। सिस्टम, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? विलियम ने पूछा। उसकी जादुई शक्ति को सील किए जाने के बाद से लगातार मिल रही निराशाओं से उसका दिल बुरी तरह दुख रहा था। खैर, ऐसा नहीं है कि कोई तरीका नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा। कुछ भी चलेगा, बस अंगूठी काम करने लायक होनी चाहिए। होस्ट, भले ही हम रिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट को सक्रिय करने में सफल हो जाएं, गोब्लिन क्रिप्ट की डिफॉल्ट सेटिंग प्रभावित हो सकती है। क्या आप वाकई जारी रखना चाहते हैं? जब आप कहते हैं कि गोब्लिन क्रिप्ट की डिफॉल्ट सेटिंग प्रभावित हो सकती है, तो आपका क्या मतलब है? विलियम ने पूछा। क्या गोब्लिन क्रिप्ट के लिए कोई डिफॉल्ट सेटिंग है भी? विजय की अंगूठी एक अनूठी वस्तु है जिसे राक्षसी भूमि की अग्नि और दूसरे लोक से प्राप्त धातु का उपयोग करके बनाया गया है। इसे बनाने में प्रयुक्त तकनीकें इस लोक की नहीं है। इस लोक में इस अंगूठी को प्रभावी होने के लिए इस लोक के नियमों का पालन करना आवश्यक था। सिस्टम, क्या आप चीजों को सरल शब्दों में समझा सकते हैं? होस्ट, संक्षेप में, भले ही आप गोब्लिन क्रिप्ट में प्रवेश करने में कामयाब हो जाएं, फिर भी उसमें गड़बड़ी हो सकती है। विलियम ने विचार किया, लेकिन फिर भी उसने विजय की अंगूठी को जबरदस्ती सक्रिय करने का फैसला किया। भले ही इसमें कोई गड़बड़ी हो, फिर भी अंगूठी को सक्रिय कर दो। यह एक आदेश है। समझ गया। ऑर्डर स्वीकार किया जा रहा है। मेजबान की आत्मा में विद्यमान 3 देवताओं की शक्तियों को उधार लेकर। डिंग, बधाई हो, अब आप रिंग ऑफ कॉन्क्वेस्ट बग्ड वर्जन को सक्रिय कर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बग वाला वर्जन, विलियम ने बुदबुदाया। खैर, जब तक यह इस्तेमाल करने लायक है तब तक ठीक है। सिस्टम, क्या आपको यकीन है कि अंगूठी अब इस्तेमाल करने लायक है? जी हाँ, अंगूठी इस्तेमाल करने योग्य है, लेकिन कालकोठरी की व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। मेजबान, कृपया सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहें। कोई भी झंडा मत फहराओ। लेस देन, अगर कुछ हो जाए तो बाद में मुझे दोष मत देना। ग्रेटर देन, विलियम ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। वह जानता था कि सिस्टम उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और वह वास्तव में उसकी मदद के लिए आभारी था। एकमात्र समस्या ये थी कि उसकी चेतावनी उसे बेचैन कर रही थी। इन सब बातों की चिंता करने का कोई फायदा नहीं, विलियम ने मुट्ठी कसते हुए सोचा। द्वार खुल गया। तेज रोशनी की एक चमक ने बकरी के बाड़े के अंदर मौजूद सभी लोगों को घेर लिया। जब विलियम को होश आया तो उसने खुद को गोब्लिन क्रिप्ट की 11वीं मंजिल पर पाया। वाह, ये काम कर गया। विलियम ने मुट्ठी हवा में लहराई। फिर उसने तुरंत अपने झुंड की जांच की कि क्या सभी सुरक्षित पहुंच गए हैं। क्या सब लोग यहाँ हैं? मी है। ठीक है, चलिए गिनती करते हैं। मी है, मी है, मी है। बकरियों को एक एक करके गिना गया और विलियम को यह देखकर राहत मिली कि सभी लोग मौजूद थे। मामा एला, क्या आपको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? एला ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। आप लोगों का क्या हाल है? क्या आपको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है? क्रोनोस, असलान और अन्य बकरियों ने भी अपने सिर हिलाए। विलियम ने निर्देश देते हुए गंभीरता से उनकी ओर देखा। कालकोठरी के अंदर कुछ बदलाव हो सकते हैं। लापरवाही से काम मत करना और हमेशा अपने टीम लीडरों का अनुसरण करना। क्या मेरी बात स्पष्ट है? मी है। ठीक, चलो चलते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5 मिनट बाद में। लेस देन प्राप्त अनुभव, 2 ग्रेटर देन। लेस देन प्राप्त अनुभव, 2 ग्रेटर देन। विलियम ने अपनी स्क्रीन पर दिख रही सूचनाओं पर नजर डाली। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी आंखों को धोखा हो रहा है, लेकिन लगातार आ रही सूचनाओं ने साबित कर दिया कि वह जो कुछ भी देख रहा था वह सब सच था। लेस देन प्राप्त अनुभव, 2 ग्रेटर देन। लेस देन प्राप्त अनुभव, 2 ग्रेटर देन। लेस देन प्राप्त अनुभव, 2 ग्रेटर देन। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? विलियम ने अपनी आंखें मली।
आंखें मलने के बाद भी संख्याओं में कोई बदलाव नहीं देखकर उसने मन ही मन गाली दी। धिक्कार है, ये सच है। विलियम की तरह बकरियां सूचनाएं नहीं देख पाईं। वे अपने सामने मौजूद हॉबगोब्लिनों से अपनी टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए लड़ने में व्यस्त थी। दुश्मनों को हराने के बाद विलियम ने तुरंत उन्हें 14वीं मंजिल की ओर दौड़ने का आदेश दिया। वह जानना चाहता था कि क्या सभी मंजिलें इस बग से प्रभावित हुई हैं। रास्ते में उसे पता चला कि कालकोठरी के अंदर राक्षसों की आबादी सामान्य से कहीं अधिक थी। ऐसा लग रहा था मानो कालकोठरी में राक्षसों के प्रकट होने की दर सामान्य दर से 4 से 5 गुना बढ़ गई हो। अगर यह उस समय की बात होती जब अंगूठी पूरी तरह से ठीक से काम कर रही होती, तो विलियम जोर से हंसता, क्योंकि जितने ज्यादा राक्षस होंगे उतने ज्यादा अनुभव अंक मिलेंगे। लेकिन अभी उसे यह स्थिति हास्यास्पद नहीं लग रही थी। अगर राक्षसों की संख्या बढ़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इससे यह तथ्य नहीं बदलेगा कि उन्हें मारने से मिलने वाले अनुभव अंक बहुत कम थे। 10 मिनट बाद विलियम ने देखा कि असलान और उसकी टीम द्वारा पराजित होने के बाद हॉबगोब्लिन जादूगर प्रकाश के कणों में विलीन हो गया। सामने दिखाई देने वाली सूचना को देखकर लाल बालों वाले लड़के की आंखें मछली की तरह बेजान हो गईं। लेस देन प्राप्त अनुभव 10 ग्रेटर देन। अब तो सब खत्म हो गया, विलियम ने सोचा, क्योंकि उसके संदेह की पुष्टि हो गई थी। विजय की अंगूठी पहले की तरह ही काम कर रही थी। हालांकि बग ने गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर अर्जित किए जा सकने वाले अनुभव अंकों की मात्रा को प्रभावित किया था। विलियम को सैकड़ों अनुभव अंक देखने की आदत थी, लेकिन अब यह संख्या 10 से भी अधिक नहीं थी। लाल बालों वाले लड़के ने दांत पीसते हुए अपने झुंड को 18वीं मंजिल पर जाने का आदेश दिया। विलियम अनुभव अंक अर्जित करने के मूड में नहीं था और बकरियों को उस सीढ़ी की ओर ले गया जो उस अनजानी मंजिल की ओर जाती थी। हालांकि 18वीं मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर एक अवरोध खड़ा था। बकरियों ने अपने सारे हथियार इस्तेमाल करके उसे तोड़ने की कोशिश की। एला ने भी अवरोध को तोड़ने में मदद करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। वह अवरोध बिना किसी खरोंच के खड़ा रहा, मानो कालकोठरी के कानून को दरकिनार करने के उनके जबरदस्ती के प्रयासों का मजाक उड़ा रहा हो। बस करो, विलियम ने आह भरते हुए आदेश दिया। चलो वापस चलते हैं, मुझे सब कुछ अच्छे से सोच लेना चाहिए। विलियम ने विजय की अंगूठी सक्रिय की और अपने झुंड के साथ कालकोठरी से बाहर निकल गया। असली दुनिया में लौटते ही उसने सबसे पहले ताजी हवा ली। वह घास का गट्ठा घसीटते हुए बकरी के बाड़े से बाहर गया। लाल बालों वाला लड़का उस गट्ठे पर लेट गया और आसमान की ओर देखने लगा। आकाश में चमकते अनगिनत तारों को निहारते हुए विलियम को आखिरकार शांति मिली। हालांकि उसने इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन हाल ही में उसे मिली असफलताओं से वह वास्तव में बहुत निराश था। अपनी जादुई शक्ति खो देने से वह जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक तरीकों से पंगु हो गया था और वह अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसी क्षण उसे अपने चेहरे के किनारे पर किसी गीली चीज के स्पर्श का एहसास हुआ। मामा एला। विलियम ने अपनी मां को गले लगा लिया और अपना चेहरा उनकी गर्दन में छिपा लिया। एला को अपने कोट पर किसी गीली और गर्म चीज का एहसास हुआ। कुछ देर बाद उसने विलियम के सिसकने की आवाज सुनी, जिसका शरीर बीच बीच में कांप रहा था। विलियम अपने दिल में अपने नुकसान के दर्द और निराशा को गहराई से दबाए बैठा था। उसे लगा था कि वह सब कुछ सह लेगा, लेकिन गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर उसने जो बेबसी महसूस की, उसने उसकी सारी सहनशक्ति छीन ली। अपने दिल में दबी हुई नकारात्मक भावनाएं उग्र नदी की तरह बहने लगी। उन्हें रोके रखने वाले द्वार टूट पड़े और विलियम के आंसू बारिश की तरह बहने लगे। उसे निराशा का अनुभव हुआ, उसे बेबसी का एहसास हुआ और सबसे बढ़कर उसे लगा कि उसने सारी उम्मीद खो दी है। विलियम का पुनर्जन्म एक नई दुनिया में हुआ था, इसलिए उसे अपनी उम्र के अनुसार व्यवहार करने का मौका नहीं मिला था। वह एक 18 वर्षीय लड़का था जो 10 वर्षीय बच्चे के शरीर में फंसा हुआ था। सब कहते थे कि वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था, लेकिन सच तो यह था कि दिल से वह अभी भी बच्चा ही था। वह वयस्क नहीं था। जब उसकी मृत्यु हुई तब वह एक किशोर था जो एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। एक ऐसा किशोर जिसने अस्पताल के निदेशक से अपनी मृत्यु के समय अपना दिल दान करने का वादा किया था। विलियम ने अपने दूसरे जीवन को भरपूर जीने की पूरी कोशिश की। उसने अपना सब कुछ झोंक दिया, हर चुनौती का सामना किया। 3 देवत्वों और एक ऐसी व्यवस्था के साथ जो उसे बाकियों से ऊपर रखती थी। विलियम के लिए यह कहना झूठ होगा कि वह खुद को खास महसूस नहीं करता था। अगर वह ये कहता कि वह चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, तो वह झूठ बोल रहा होता। इतने सारे आशीर्वाद प्राप्त करने और दुनिया का संतुलन बिगाड़ने वाले धोखे के बाद भला वह कैसे असफल हो सकता था। फिर भी वह यहाँ फूट फूट कर रो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपना पसंदीदा खिलौना खो देता है। एला ने अपनी आंखें बंद कर ली और विलियम को अपने अंदर दबी भावनाओं को बाहर निकालने दिया। विलियम बहुत कम रोता था। वह तब रोया जब एला कालकोठरी में लगभग मर गई थी।
वह तब रोया जब सेलिन ने उसे अपना गुलाम बना लिया, और वह तब और भी ज्यादा रोया जब उन्हें ऐसे शापों से प्रताड़ित किया जा रहा था जिससे वह लगभग पागल हो गया था। एला को नहीं पता था कि विलियम उस रात कितनी देर तक रोया। जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर ढीला पड़ गया है, तो एला सहज रूप से समझ गई कि उसका बच्चा रोते रोते सो गया है। फिर उसने उसे अधिक आरामदायक स्थिति में लिटाया और उसके बाद भूसे का एक और ढेर ढूंढने लगी। एला ने घास का ढेर सोते हुए बच्चे के बगल में सरका दिया और उस पर लेट गई। उसने अपने शरीर को अपने बच्चे के करीब किया और बच्चा सहज रूप से उसकी कोमल बाहों में सिमट गया। विलियम की दूसरी मां ने अपने बेटे को स्नेह भरी निगाहों से देखा। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि विलियम खुश रहे। एला जानती थी कि विलियम इस समय निराश महसूस कर रहा है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वह इस बाधा को पार कर लेगा। आखिरकार उसी ने तो उसे पाला पोसा था। वह किसी और से बेहतर जानती थी कि जब उसका नन्हा बच्चा गंभीर हो जाता था तो वह कितना अद्भुत हो सकता था। चैप्टर 87। जब विलियम ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एला के आलिंगन में पाया। उसे इतना आराम और गर्माहट महसूस हुई कि उसका उठने का मन ही नहीं हुआ। इसलिए उसने हमेशा की तरह दिन की शुरुआत करने का फैसला किया। लेस देन दैनिक कार्य, दूध पीना पूरा हो गया है। ग्रेटर देन, लेस देन पुरस्कार, 6 अनुभव अंक। ग्रेटर देन, लौट आने के बाद से वह हर दिन अपनी मां का दूध पीना नहीं भूलता था। यह उसकी आदत बन चुकी थी। पेट भर दूध पीने के बाद एला हमेशा की तरह उसे सुप्रभात कहने के लिए उसके चेहरे के किनारे को चाटती थी। सुप्रभात माँ, मी है। विलियम अनिच्छा से उठते हुए एला के चेहरे के किनारे को चूमने लगा। फिर उसने थोड़ा खिंचाव करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और धीरे धीरे धरती को अपनी रोशनी से नहलाते सूर्योदय को देखने लगा। पूरी रात रोने के बाद विलियम को हल्कापन महसूस हुआ। हालांकि उसकी समस्या अभी भी मौजूद थी, लेकिन अब वह पहले जितनी भारी नहीं लग रही थी। अपने गुरु के घर में प्रवेश करते समय विलियम ने एला को अलविदा कहा। शिष्य होने के नाते सेलिन ने उस लाल बालों वाले लड़के को घर के काम और खाना पकाने का जिम्मा सौंपा था। विलियम को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे इस तरह के काम करने की आदत थी। अनाथालय में वापस आकर वह रसोई में मदद करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाता था। वह अपने छोटे भाई बहनों के लिए नाश्ता बनाने में चाचियों की मदद करता था क्योंकि उनके पास मदद करने वाले लोग कम थे। 1 घंटे बाद सेलिन आलस से सीढ़ियों से नीचे आए और डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी पर बैठ गई। विलियम के खाने की खुशबू ने उसे नींद से जगा दिया था। नाश्ता 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, स्वामी जी। सेलिन विलियम को रसोई में व्यस्त देखती रही। जब उसने विलियम को अपना शिष्य बनाया था तब उसने आलस के मारे उससे खाना बनाने को कहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि विलियम का खाना बनाने का हुनर इतना बढ़िया होगा। तब से विलियम आधिकारिक तौर पर उसका निजी रसोइया बन गया था। विलियम जो खाना बनाता था वह वही व्यंजन थे जिनसे वह पृथ्वी पर परिचित था। हालांकि उसके पास सोया सॉस, सिरका और अन्य मसालों जैसी सामग्री की कमी थी, फिर भी वह खाने में स्वादिष्टता लाने में सक्षम था। सेलिन तो विलियम को खाना पकाने की नौकरी दिलाने में मदद करने वाली कोई कलाकृति ढूंढने के बारे में भी सोच रही थी। उसका विचार सीधा साधा था। अगर विलियम पहले से ही इतना स्वादिष्ट खाना बना सकता है, तो अगर उसे कुछ ऐसे कौशल मिल जाए जो उसके पाक कौशल को और निखार दें, तो क्या वह और भी स्वादिष्ट नहीं हो जाएगा। दुर्भाग्यवश लूंट में ऐसी कोई कलाकृति नहीं थी, इसलिए सेलिन को अपनी शिष्या को एक पेशेवर शेफ बनाने के अपने सपने को स्थगित करना पड़ा, जो विशेष रूप से उसके लिए खाना बनाएगी। 5 मिनट बाद मेज विलियम द्वारा पकाए गए व्यंजनों से भर गई थी। आज के नाश्ते में विलियम की खास तली हुई चावल, विलियम के पैनकेक, विलियम का सनी साइड अप अंडा, विलियम के सैंडविच और विलियम का शहद में पका हुआ बेकन है। विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, आप इसके साथ क्या पीना चाहेंगे, कॉफी या चाय? सिर्फ सादा पानी चलेगा, सेलिन ने अपनी प्लेट में बेकन और अंडे भरते हुए जवाब दिया। बाकी लोगों के विपरीत सेलिन को नाश्ते में मांस खाना पसंद था। विलियम ने सिर हिलाया और सेलिन के लिए एक गिलास और एक जग पानी ले आया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि सेलिन के पास जरूरत की सभी चीजें हैं, विलियम अपनी कुर्सी पर बैठ गया और खुद भी खाने लगा। दोनों ने शांति से भोजन किया क्योंकि सेलिन को खाना खाते समय बात करना पसंद नहीं था। नाश्ता खत्म होने के बाद सेलिन ऊपर चली गई, जबकि विलियम ने मेज साफ की और बर्तन धोए। अपने काम खत्म करने के बाद वह बकरी के बाड़े में लौटा और बकरियों को नदी में स्नान कराने ले गया। पानी पर तैरते हुए विलियम उन कामों के बारे में सोचने लगा जो उसे दिन भर में करने थे। उसकी पहली प्राथमिकता अपने नौकरी के स्तर को बढ़ाने का तरीका खोजना था। विलियम ने पहले ही अपने युद्ध कौशल को निखारने और तलवारबाज, तीरंदाज, भालाधारी, भिक्षु और योद्धा जैसी बुनियादी नौकरी श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला कर लिया था। जादू से इत्र नौकरियों की श्रेणियों में ये 5 पेशे दक्षिणी महाद्वीप में सभी मार्शल आर्ट की नींव थे। किंग्सले के खिलाफ लड़ाई ने विलियम को यह एहसास दिलाया कि उसमें युद्ध तकनीकों की कमी थी।
राक्षसों से लड़ने के दौरान उसकी युद्ध शैली विकसित हो चुकी थी। हालांकि मनुष्यों से लड़ना कहीं अधिक कठिन था। वे अधिक बुद्धिमान थे और उनके लड़ने के तरीके जंगली जानवरों से बिल्कुल अलग थे। सिस्टम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया के लोग कैसे मजबूत बनते हैं? विलियम ने पूछा। मेजबान के प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या आप सरल संस्करण या विस्तृत संस्करण चाहेंगे? सरलीकृत संस्करण कृपया। समझ गया। इस संसार में लोगों के बलवान बनने के दो तरीके हैं। एक है साधना के माध्यम से, दूसरा है बार बार अभ्यास करने के माध्यम से। साधना के मार्ग में बलवान बनने का तरीका अधिक से अधिक संसाधन एकत्रित करना है। स्वामी, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक प्रतिभा स्तर होता है? हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। प्रतिभा के ग्रेड ए, डी, सी, बी, ए, एस और परफेक्ट ग्रेड है। सही। मैं पहले एक उदाहरण दूंगा। एक जादूगर के लिए अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने का सबसे तेज तरीका जादुई क्रिस्टल का उपयोग करना है। जादूगरों की शक्ति रैंकिंग को सकल कहा जाता है। सबसे निचला सकल पहला होता है, जबकि सबसे ऊंचा सकल 10वां होता है। प्रत्येक चक्र में 10 चरण होते हैं। जादूगर 10वें चरण को पार करने के बाद ही अगले चक्र में प्रवेश कर सकता है। मेजबान, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, विलियम ने जवाब दिया। जानकारी की झड़ी लगा दो। लेखक का नोट, के। सबसे निम्न स्तर का प्रतिभा ग्रेड ए एक जादूगर को प्रथम मंडल के शिखर तक पहुंचने की अनुमति देता है। जब तक वे अपना ग्रेड बढ़ाने का कोई तरीका नहीं खोज लेते, तब तक वे जीवन भर द्वितीय मंडल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डी ग्रेड की प्रतिभा जादूगर को दूसरे चक्र तक पहुंचने की अनुमति देती है। सी ग्रेड की प्रतिभा उन्हें तीसरे चक्र तक पहुंचने की अनुमति देती है। बी ग्रेड की प्रतिभा थोड़ी अलग है क्योंकि यह उन्हें 5वें चक्र तक पहुंचने की अनुमति देती है। ग्रेड ए उन्हें 7वें चक्र को पार करने का मौका देता है, जबकि ग्रेड एस उन्हें 9वें चक्र तक पहुंचने की अनुमति देता है। वहीं परफेक्ट ग्रेड टैलेंट उन्हें 10वें चक्र तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। वाह, क्या इससे मेरी पूर्व मंगेतर वाकई भाग्यशाली नहीं हो जाती? विलियम ने सोचा। बेशक, पदोन्नति की गति संसाधनों पर निर्भर करेगी। यदि आपके पास उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टल की निरंतर आपूर्ति है, तो शीर्ष स्तर का जादूगर बनना संभव है। दुर्भाग्य से यह अवसर सभी को नहीं मिलता। केवल शाही परिवारों, कुलीन वर्ग और अथाह संसाधनों वाले संप्रदायों के सदस्यों के पास ही भावी आर्कमेज और आर्कॉन को प्रशिक्षित करने की क्षमता होती है। जादुई क्रिस्टल कहां से मिलते हैं? विलियम ने पूछा। जादुई क्रिस्टल पृथ्वी से निकाले जाते हैं। इनमें से कुछ खदानें ले लाइन्स के पास स्थित होती हैं, जहां जादू और आध्यात्मिक शक्ति केंद्रित होती है। अब तलवारबाज और तीरंदाज जैसे बुनियादी जॉब क्लास के बारे में बात करते हैं। इन जॉब क्लास को भी साधना के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, लेकिन ये अभ्यास पर अधिक निर्भर करते हैं। एक तीरंदाज तभी विशेषज्ञ बनेगा जब वह प्रतिदिन तीर चलाने का अभ्यास करेगा। जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, उसे कौशल भी प्राप्त होते जाते हैं। तीरंदाज जितना अधिक इन कौशलों का उपयोग करता है, ये कौशल उतने ही अधिक स्तर तक बढ़ते हैं या उनमें सुधार होता है। ये किसी कौशल या तकनीक में महारत हासिल करने के समान है। अधिकांश मार्शल क्लास इसी तरह मजबूत होते जाते हैं। तलवारबाज के लिए भी यही बात लागू होती है। विशेषज्ञ बनने के लिए उन्हें लगातार अपनी तकनीकों को निखारना और युद्ध के माध्यम से अनुभव प्राप्त करना आवश्यक होता है ताकि वे मजबूत बन सकें। साधना उनके लिए शरीर को मजबूत बनाने का एक गौण साधन मात्र है। जादूगरों के विपरीत तलवारबाज और अन्य मार्शल क्लास अपने शरीर को मजबूत करने के लिए जादुई क्रिस्टल पर निर्भर नहीं करते हैं। वे उन राक्षसों से प्राप्त बीस्ट कोर पर निर्भर करते हैं जिन्हें उन्होंने मारा है। बीस्ट कोर। विलियम को थंडर हॉन्ट वुल्फ और टेरहैंड को मारने के बाद अपने पास मौजूद 2 मिलेनियल ग्रेड बीस्ट कोर याद आए। मार्शल क्लास की शक्ति रैंकिंग जादूगरों से अलग होती है। उनकी रैंक एडवेंचरर्स गिल्ड, हंटर्स गिल्ड और महाद्वीप में फैले अन्य संबंधित संगठनों जैसे पवित्र मंदिरों द्वारा निर्धारित की जाती है। मार्शल क्लासों की रैंकिंग इस प्रकार है: कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मिथ्रिल, एडमिंटियम, ब्लैक और सेंट। रैंकिंग कैसे तय होती है? विलियम ने पूछा। क्या गेम की तरह मिशन पूरे करने पर उनकी रैंक बढ़ती है? हाँ और ना। जादूगरों के विपरीत, जिनके पास अपनी जादुई शक्ति को मापने का एक उचित उपकरण होता है, मार्शल क्लास के शक्ति स्तर प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होते हैं। होस्ट की तरह मार्शल स्किल्स में विशेषज्ञता रखने वाले लोग आवश्यकता पूरी होने पर अपने पेशे को अपग्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक तीरंदाज रेंजर, शिकारी या स्नाइपर बनना चुन सकता है। ऐसा करने के लिए उन्हें किसी मंदिर में परीक्षा देनी होगी, जैसे कि सेनापतियों ने साहस के मंदिर में दी थी। केवल सफल होने पर ही वे अपने पेशे को उन्नत कर पाएंगे। गोल्ड रैंक का आर्चर हमेशा उसी रैंक के स्नाइपर या रेंजर से कमतर होता है। होस्ट, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये कौशल की वजह से है? हाँ,
इसके अलावा जब कोई व्यक्ति अपने पेशे को उन्नत करने का निर्णय लेता है तो उसके पास किसी देवता को चुनने का विकल्प होता है। उदाहरण के लिए एक रेंजर जो किसी देवता की पूजा करता है, उसकी शक्ति में अतिरिक्त वृद्धि होती है। वह शिकार के देवता, निशानेबाजी के देवता, प्रकृति के देवता या अन्य ऐसे देवताओं की पूजा कर सकता है जो उसके पेशे से मेल खाते हो। प्रत्येक ईश्वर के अलग अलग आशीर्वाद और विशेषताएं होती हैं, इसलिए मंदिरों का उपयोग किसी व्यक्ति के पेशे को बदलने के स्थानों के रूप में भी किया जाता है। जी हाँ, कुछ मंदिर केवल एक विशिष्ट देवता की पूजा करते हैं, जबकि अन्य कई देवताओं की पूजा की अनुमति देते हैं। यही कारण है कि कई मंदिर न केवल हेलेन साम्राज्य में बल्कि दुनिया के सभी महाद्वीपों में फैले हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो किसी भी देवता की पूजा नहीं करते और अपनी इच्छानुसार अपना पद बढ़ाते हैं। विलियम दुनिया के बारे में और अधिक जानना चाहता था, इसलिए उसने सिस्टम से और अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि इस दुनिया में विभिन्न पेशे कैसे काम करते हैं, ये समझने से उसे अपने भविष्य के मार्ग को लेकर कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चैप्टर 88। ठीक है, तो मार्शल जॉब क्लासेस अभ्यास और साधना से मजबूत होती हैं। क्या मैं भी तीरंदाजी की तरह लक्ष्य पर निशाना साध कर अभ्यास करने से किसी जॉब क्लास में निपुण हो सकता हूँ? विलियम ने पूछा। यह संभव है। अगर होस्ट तीरंदाजी का अभ्यास करे तो उसकी तीरंदाजी की दक्षता बढ़ जाएगी। हालांकि अगर होस्ट ने तीरंदाजी की दक्षता हासिल कर ली हो तो ये कहीं ज्यादा आसान होगा। यही होस्ट और अन्य लोगों के बीच का अंतर है। जो दूसरों को सालों के प्रशिक्षण की जरूरत होती है, होस्ट उसे आधे दिन में आसानी से सीख सकता है। क्या ये धोखा नहीं है? मेजबान, आप पहले दिन से ही धोखा दे रहे हैं। ये धोखा नहीं है, इसे कथानक का विकास कहते हैं। ठीक है, आप जो चाहे कहें। ठीक है, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, विलियम ने विषय बदलने की कोशिश करते हुए कहा। आपने कहा था कि मार्शल जॉब क्लासेस बीस्ट कोर का उपयोग करके अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। क्या मैं भी उनका उपयोग कर सकता हूँ? हाँ, वास्तव में बिल्कुल। यदि मेजबान टेरहन से प्राप्त मिलेनियल ग्रेड बीस्ट कोर का सेवन करने का विकल्प चुनता है तो आपको तुरंत 2 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त होंगे। यदि आप थंडर हॉन्ट वुल्फ से प्राप्त मिलेनियल ग्रेड बीस्ट कोर का सेवन करने का विकल्प चुनते हैं तो आपको 1.2 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त होंगे। यही तो है। बीस्ट कोर का इस्तेमाल करके अपने जॉब क्लास को अपग्रेड करने की संभावना से विलियम उत्साहित हो गया। फिलहाल उसके पास 2 मिलेनियल ग्रेड बीस्ट कोर थे। अगर वह इनका इस्तेमाल करता तो वह आसानी से अपने थंडर के शिष्य को अधिकतम स्तर तक पहुंचा सकता था। क्या मैं किसी भी प्रकार के बीस्ट कोर का उपयोग कर सकता हूं? विलियम अपने दादाजी से बीस्ट कोर खोजने या खरीदने में मदद मांगने की योजना बना रहा था ताकि वह अपने जॉब क्लास को अपग्रेड कर सके। जी हाँ, हालांकि एक प्रतिबंध है। होस्ट केवल उन्हीं बीस्ट कोर का उपयोग कर सकता है जिन्हें आपने स्वयं प्राप्त किया है। सिस्टम अन्य स्थानों से प्राप्त बीस्ट कोर को स्वीकार नहीं करेगा। छी, ये कैसा भेदभाव है? विलियम ने व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा। मुझे ताकतवर बनने के लिए धोखाधड़ी करने से क्यों रोका जा रहा है? तुम किसके पक्ष में हो? मैं हमेशा मेजबान के पक्ष में रहूंगा। हालांकि मुझे इस दुनिया के नियमों का पालन भी करना होगा। मेजबान बस अपने बीस्ट कोर इकट्ठा करने और मजबूत बनने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। विलियम ने थोड़ी बड़बड़ाहट की, लेकिन सिस्टम से मिली जानकारी से वह फिर भी खुश था। अब उसके पास अपने शरीर से 5 साल की मुहर हटने का इंतजार करते हुए अपने जॉब लेवल को बढ़ाने के और भी विकल्प थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बकरी के बारे में लौटने के बाद विलियम ने अपना मन शांत करने के लिए ध्यान लगाया। अब उसके सामने 2 विकल्प थे। पहला उद्देश्य मिलेनियल ग्रेड बीस्ट कोर का उपयोग करके अपने प्रेस्टीज क्लास डिसिपल ऑफ थंडर को अपग्रेड करना था। दूसरा तरीका था बुनियादी नौकरी श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करना और बार बार अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें निपुणता हासिल करना। हालांकि गोब्लिन क्रिप्ट से मिलने वाले अनुभव अंक बहुत कम थे, फिर भी अनुभव अंक अर्जित करने के लिए यह एक अच्छी जगह थी। मच्छर में भी मांस होता है, विलियम ने अपने जॉब क्लासेस को देखते हुए सोचा। अगर मैं 1 साल तक एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा करता रहूं तो शायद मैं एक जॉब क्लास को लेवल 20 तक बढ़ा सकता हूं। सिस्टम ने विलियम को बताया कि उसने जो मार्शल जॉब क्लासेस हासिल की हैं, उनमें उसकी दक्षता के अनुरूप विशेष रूप से तैयार की गई युद्ध तकनीकें हैं। अच्छी खबर यह थी कि उन्हें सीखने के बाद तकनीकें उसकी स्मृति में स्थायी रूप से अंकित हो जाएंगी। उसे बस नियमित रूप से इसका अभ्यास करना था या फिर युद्ध में इसका उपयोग करके इसमें निपुणता हासिल करनी थी। उसके स्वॉर्ड्समैन क्लास में लेस देन स्विफ्ट ब्लेड स्वॉर्ड आर्ट बेसिक ग्रेटर देन नामक कौशल था। उसके आर्चर क्लास में लेस देन विंड ब्रेकर बो आर्ट बेसिक ग्रेटर देन नामक कौशल था। उसके स्पीयरमैन क्लास में लेस देन रिलेंटलेस ड्रैगन स्पीयर आर्ट बेसिक ग्रेटर देन कौशल था। उसके फाइटर क्लास में लेस देन एग्जीक्यूशनर वॉर आर्ट बेसिक ग्रेटर देन नामक कौशल था।
उसके मून क्लास में लेस देन क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन वॉर आर्ट बेसिक ग्रेटर देन कौशल था। जैसे जैसे विलियम इन मार्शल आर्ट्स को देखता गया, उसे लगा कि वह एक ऐसा व्यक्ति बनने के करीब पहुंच रहा है जो हर काम में थोड़ा बहुत माहिर तो है, लेकिन किसी एक में विशेषज्ञ नहीं है। कुछ देर की मशक्कत के बाद विलियम ने अपने थंडर स्किल ट्री के शिष्य को खोला और यह जांचने की कोशिश की कि क्या यह एक ऐसी जॉब क्लास है जो माना पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जैसा कि उम्मीद थी, ये जॉब क्लास जादुई शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करती है। विलियम ने प्रेस्टीज क्लास के सभी कौशल पढ़ते हुए आह भरी। फिर भी इसके निष्क्रिय कौशल काफी दिलचस्प है। विलियम की नजर थंडर के शिष्य से संबंधित उन 4 कौशलों पर पड़ी जिनके लिए किसी भी प्रकार के माना की आवश्यकता नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन बिजली के देवता की युद्ध कला बुनियादी ग्रेटर देन। इसे अनलॉक करने के लिए 10 स्किल पॉइंट्स की आवश्यकता है। गर्जन के देवता की मार्शल आर्ट दानवों, आत्मा जगतों, तत्वों, दुष्ट आत्माओं, मरे हुओं और शैतानों के खिलाफ बेहद प्रभावी। लेस देन बिजली जैसी फुर्तीली प्रतिक्रिया 101 ग्रेटर देन। चपलता स्टेट में जोड़ 3 शून्य की वृद्धि। उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया सामान्य से तेज होती है। प्रतिक्रिया दर को 100% बढ़ाएं। लेस देन थंडर का बच्चा ग्रेटर देन। इसे अनलॉक करने के लिए 5 स्किल पॉइंट्स की आवश्यकता है। किसी भी स्रोत से बिजली को नियंत्रित करके अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने में सक्षम। लेस देन स्वर्गीय प्रेतवाद गति तकनीक बुनियादी ग्रेटर देन। इसे अनलॉक करने के लिए 5 स्किल पॉइंट्स की आवश्यकता है। गर्जन के देवता की चाल तकनीक योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यदि विलियम अपने मिलेनियल ग्रेड बीस्ट कोर का उपयोग करता तो वह डिसाइपल ऑफ थंडर को उसके अधिकतम स्तर तक बढ़ा सकता था। हालांकि वह इस जॉब क्लास के शक्तिशाली आक्रमणकारी कौशलों का उपयोग नहीं कर पाता, फिर भी इसके 4 निष्क्रिय कौशलों ने विलियम का ध्यान आकर्षित किया। विलियम लाइटनिंग गॉड वॉर आर्ट और हेवनली फैंटम मूवमेंट टेक्निक को हासिल करने के लिए बेहद उत्सुक था। इन दोनों कौशलों को प्राप्त करने के बाद वह गोब्लिन क्रिप्ट के अंदर इनकी दक्षता को तब तक बढ़ा सकेगा जब तक कि वह इनमें पूर्ण महारत हासिल न कर ले। अगर उसे किसी अन्य जॉब क्लास में भी जाना पड़े तो भी इन 2 कौशलों में उसकी महारत जीवन भर उसके साथ रहेगी। इसके अलावा वह लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस और चाइल्ड ऑफ थंडर स्किल को अपने स्थायी स्किल स्लॉट में आसानी से जोड़ सकता था। स्थिति के अनुसार इन दोनों स्किल्स को आपस में बदला जा सकता था। चाइल्ड ऑफ थंडर की खास बात यह थी कि विलियम किसी भी स्रोत से बिजली की शक्ति का उपयोग कर सकता था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वह बिजली के तूफान को नियंत्रित कर सकता था और उसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों पर बिजली गिराने के लिए कर सकता था। अपनी जादुई शक्तियां खो चुके बेचारे विलियम के लिए यह एक बहुत ही लुभावना अवसर था। विलियम द्वारा अपना निर्णय अंतिम रूप देने में 3 घंटे का समय लग गया। सिस्टम, मैं टेरहेंट के मिलेनियल ग्रेड बीस्ट कोर का उपभोग करना चाहती हूँ। सभी अनुभव अंक थंडर के शिष्य में लगाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेस देन स्वीकार किया गया। ग्रेटर देन। लेस देन मिलेनियल ग्रेड बीस्ट कोर का उपभोग करना। ग्रेटर देन। लेस देन अनुभव अंक स्थानांतरित किए जा रहे हैं। ग्रेटर देन। डिंग। लेस देन थंडर के शिष्य की प्रतिष्ठित श्रेणी अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है। ग्रेटर देन। क्या आप अगली जॉब क्लास में पदोन्नत होना चाहेंगे? हाँ, नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली जॉब क्लास में आगे बढ़ो। विलियम ने आदेश दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिंग। आप सफलतापूर्वक थंडर के राजकुमार के पद पर आसीन हो गए थे। एक राजकुमार जो बिजली और गरज की शक्ति का उपयोग करने के लिए पैदा हुआ था। लाइटनिंग मैजिक की प्रभावशीलता में 50% की वृद्धि हुई है। मेजबान ने कौशल सीख लिया है। गर्जन देवता का क्रोध। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विलियम को अपनी नई शक्तियों का प्रभाव तुरंत महसूस हुआ। यह अनुभूति इतनी सुखद थी कि वह उस आनंदमय अनुभूति में डूबने के लिए अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लगा मानो उसके दिल में दबी सारी पीड़ा और निराशा उसकी नई शक्तियों से धुल गई हो। जब विलियम ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने बिजली की एक तेज चमक कौंधी, मानो उसे बिजली की शक्ति से नया जीवन मिल गया हो। विलियम हंसा। वह जोर से हंसा। उसके बगल में खड़ी एला ने उसे कोमल निगाहों से देखा। वह समझ गई थी कि उसके बच्चे ने आखिरकार अपना रास्ता खोज लिया है और अवसाद से बाहर निकल आया है। विलियम अपनी खुशी को सबके साथ बांटना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी मां को गले लगा लिया। फिर उसने उसके गालों पर बार बार चुंबन किए और उसके बाद बाकी बकरियों की ओर दौड़कर उन्हें भी गले लगाया और चूमा। उस दिन लोन्ट नामक छोटे से कस्बे में विलियम का असली प्रशिक्षण शुरू होने वाला था। चैप्टर 89। दादाजी, मैं और मजबूत बनना चाहता हूं, विलियम ने गंभीर भाव से कहा। कृपया मेरी मदद कीजिए। विलियम ने बहुत सोच विचार करने के बाद अंततः मार्शल कॉम्बैट में अपनी नींव मजबूत करने के लिए जेम्स से मदद मांगने का निर्णय लिया।
उसे विश्वास था कि अपनी निष्क्रिय क्षमताओं की मदद से वह अपनी जादुई शक्तियों के खोने से उत्पन्न कमी को पूरा कर सकेगा। तुम ताकतवर बनना चाहते हो? जेम्स ने पूछा। ताकतवर बनना हमेशा अच्छी बात है, लेकिन ताकतवर बनने की तुम्हारी इच्छा का मकसद क्या है? क्या आपका उद्देश्य मजबूत होना है? हर किसी को मजबूत बनने का कोई न कोई कारण जरूर चाहिए। खुद को सबसे तेज तलवार की तरह समझो। बेशक तुम तेज और शक्तिशाली हो, लेकिन अगर तुम्हें चलाने वाले के पास तुम्हें इस्तेमाल करने का कोई कारण ही न हो, तो तुम सिर्फ एक तलवार हो। एक ऐसा हथियार जिसका कोई उद्देश्य न हो, वह खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रसोई के चाकू के मुकाबले कुछ भी नहीं है। विलियम अपने दादाजी की व्याख्या सुनकर स्तब्ध रह गया। वह लंबे समय से अपने दादाजी को युद्ध का शौकीन समझता था। एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से तो बलवान था, लेकिन बुद्धिहीन। जेम्स के ऐसे विद्वतापूर्ण शब्दों को सुनकर उस लाल बालों वाले लड़के को एहसास हुआ कि वह अभी भी अपने हंसमुख दादाजी के असली चरित्र को नहीं जानता। उद्देश्य, ताकतवर बनने का मेरा उद्देश्य क्या है? विलियम असमंजस में था। दादाजी से मदद मांगने का फैसला करते समय उसने इतना सोचा ही नहीं था। उसे लगता था कि लोग ताकत हासिल करने के लिए ही प्रयास करते हैं, बस ताकतवर बनने के लिए। उस छोटे लड़के ने शक्ति प्राप्त करने की इच्छा के पीछे के कारणों पर विचार नहीं किया था। विलियम की प्रतिक्रिया देखकर जेम्स ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने कई ऐसे युवाओं को देखा था जो ताकतवर बनना चाहते थे, लेकिन उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। मन में कोई मंजिल न होने के कारण ये युवा दूसरों के बहकावे में आ जाते थे, जो उनकी ताकत का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते थे। जेम्स नहीं चाहता था कि उसका पोता किसी और की कठपुतली बन जाए। वह चाहता था कि विलियम अपनी किस्मत का खुद मालिक बने और उस रास्ते पर चले जो उसे जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करे। जब तुम्हें अपना जवाब मिल जाए तो मेरे पास वापस आना, जेम्स ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। जब तुम्हें आखिरकार अपना मकसद मिल जाएगा, तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें वह शक्ति हासिल करने में हर संभव मदद करूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तब तक ध्यान से सोचो। विलियम ने सिर हिलाया और बिना किसी मंजिल का इरादा किए अपने दादाजी के कमरे से निकल गया। जल्द ही वह खुद को लोंट के ऊपर स्थित पहाड़ी पर पाया। जब वह मंदिर जाने के लिए अपने गृहनगर से निकला तो उसकी मुलाकात एस्ट, इयान, इसहाक, हरमन और नाना से हुई। उन्होंने उसे याद दिलाया कि लोंट दक्षिणी महाद्वीप के भीतर धूल का एक छोटा सा कण मात्र है। हेस्टिया की विशाल दुनिया में कई राज्य और साम्राज्य मौजूद हैं। इससे विलियम को बहुत छोटा महसूस हुआ, मानो वह अरबों लोगों से भरी दुनिया में एक तुच्छ लड़का हो। समुद्र तट पर पड़ा एक रेत का कण और तारों भरे आकाश में एक तारा। इस विशाल दुनिया में जहां प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ लोग मनुष्यों को देवताओं की तरह देखते हैं, उसके जैसा छोटा लड़का क्या हासिल कर सकता है? उसी क्षण विलियम की नजर अपनी उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी। विजय की अंगूठी। विलियम ने अनमने ढंग से उस अंगूठी को देखते हुए बुदबुदाया जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। अगर यह अंगूठी न होती तो विलियम गोब्लिन क्रिप्ट में प्रवेश न कर पाता और शेपर्ड जॉब क्लास को अनलॉक न कर पाता। हो सकता है कि उसका जीवन अब तक के जीवन से बिल्कुल अलग होता। अचानक उसे यह बात समझ में आई। यह अंगूठी उसके पिता की थी। उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी मां के पास उसे सुरक्षित रखने के लिए सिल्वरमून महाद्वीप से दूर भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह उसे किससे बचाना चाहती थी? उसके पिता की मृत्यु के पीछे क्या परिस्थितियां थीं? उसे अपनी मां से अलग होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विलियम ने बचपन में इन सवालों के बारे में सोचा था, लेकिन उसने बड़े होकर जवाब ढूंढ लूंगा कहकर इन्हें टाल दिया था। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब जब वह अपने जीवन में क्या करना चाहता है इस बारे में सोच रहा था, तो उसका ध्यान उस रहस्य पर केंद्रित हो गया जिसने उसके बचपन को परेशान कर रखा था। लाल बालों वाला लड़का जल्दी से पहाड़ी से उतरकर घर लौट आया। उसका मकसद अपने दादा जेम्स से बीते समय की घटनाओं के बारे में पूछना था। वह अपनी असली पहचान और अपने माता पिता की पहचान के बारे में सच्चाई जानना चाहता था। वह सीधे अपने दादाजी के कमरे में गया, लेकिन वह खाली था। विल, क्या तुम अपने दादाजी को ढूंढ रहे हो? हेलेन ने झाड़ू लिए उसके पीछे चलते हुए पूछा। चाची, क्या आपको पता है दादाजी कहाँ है? विलियम ने पूछा। मास्टर कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए ओवन के घर गए थे, हेलेन ने उत्तर दिया। धन्यवाद। विलियम ने ओवन के घर की ओर जाने से पहले हेलेन को जल्दी से गले लगाया। एला और विलियम के झुंड के बाकी जानवर इस समय लोंट की अन्य बकरियों और भेड़ों के साथ घाटी में थे। बकरियों को अपने चरागाह में लौटे काफी समय हो गया था और विलियम ने उन्हें घाटी में जाने की अनुमति देने का फैसला किया ताकि वे उस ताजी घास को चर सके जो बीस्ट टाइड के समय से बहुतायत में उगी थी। एला वहां उनकी निगरानी के लिए मौजूद थी ताकि अगर कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए तो वह स्थिति को संभाल सके। जैसा कि हेलेन ने उसे बताया था, जेम्स सचमुच ओवन के घर के अंदर था। दोनों बूढ़े आदमी एक बोतल रेड वाइन साझा कर रहे थे जिसे ओवन ने कई सालों से अपने वाइन सेलर में रखा हुआ था।
विलियम को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वह उन दोनों आदमियों के बीच बैठा था जो रेड वाइन पी रहे थे और मेमने के सॉसेज खा रहे थे। क्या तुम्हें ताकतवर बनने का अपना मकसद मिल गया है? जेम्स ने पूछा। तुम खुलकर बात कर सकते हो। ओवन राज रखना जानता है और मेरा यहाँ आने का मकसद इस बूढ़े को तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए मनाना है। तुम किसे बूढ़ा कह रहे हो? ओवन गुस्से से बोला। तुम यहाँ मेरी शराब पीने और मेरे सॉसेज खाने आए हो और मुझे बूढ़ा कहने की हिम्मत करते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पीट दूं? जेम्स ने अपने पोते पर ध्यान केंद्रित करते हुए अजीब सी हंसी हंसी। विलियम ने गला साफ करने से पहले ओवन पर एक संक्षिप्त नजर डाली। दादाजी, मैं अपने और अपने माता पिता के बारे में सच्चाई जानना चाहता हूँ। कमरे का जीवंत माहौल तुरंत शांत हो गया जब जेम्स और ओवन ने गंभीर भाव से विलियम को घूरना शुरू किया। क्या मुझे चले जाना चाहिए? ओवन ने पूछा। मुझे लगता है कि आप दोनों का अकेले में बात करना बेहतर होगा। तकलीफ के लिए क्षमा करें, जेम्स ने माफी भरी नजरों से जवाब दिया। कोई बात नहीं। ओवन खड़ा हुआ और कमरे से निकलने से पहले विलियम के कंधे पर थपथपाया। उसने ये सुनिश्चित किया कि उसने दरवाजा ठीक से बंद कर दिया है और ध्वनि रोधक अवरोध लगा दिया है ताकि उसकी पत्नी गलती से भी उनकी बातचीत न सुन ले। दादा और पोते की जोड़ी कुछ मिनट तक एक दूसरे को देखती रही, फिर जेम्स ने आह भरी और चुप्पी तोड़ी। मैं तुम्हें ये बात तब बताना चाहता था जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बताने का अच्छा समय है। जेम्स ने अपने गिलास में बची शराब खाली करते हुए कहा। क्या तुम पूरी कहानी सुनना चाहते हो या संक्षेप में? संक्षिप्त रूप में बताए, विलियम ने उत्तर दिया। जेम्स ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता मैक्सवेल एक महान व्यक्ति थे। तुम्हारे जन्म से पहले ही उन्हें दक्षिणी महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। वे एक आतिशबाजी की तरह उभरे और एक धूमकेतु की तरह चमके। विलियम के पिता को याद करके जेम्स ने आह भरी। तुम्हारे पिता एक कालकोठरी विजेता थे। उनके पास कालकोठरी के मूल को अपने शरीर से जोड़ने की क्षमता थी। एक बार जब वे किसी कालकोठरी पर विजय प्राप्त कर लेते थे तो वे उस कालकोठरी से संबंधित राक्षसों को बुला सकते थे। असल में वे एक अकेले योद्धा थे जिनके अधीन हजारों राक्षस थे। है ना कमाल की बात? ये तो बहुत ही जबरदस्त है, विलियम ने घबराकर कहा। ओपी, इसका मतलब है दादाजी आप पर हावी हो गए हैं। हाँ, तुम्हारे पिता तो बहुत ही शक्तिशाली थे, जेम्स हंसते हुए बोला और सिर हिलाया। शायद उनके पेशे की ताकत को देखते हुए देवताओं ने ही इस पर एक सीमा लगा दी थी। हर पीढ़ी में केवल एक ही डंजन कॉन्करर हो सकता है। जब तक वह व्यक्ति जीवित है, कोई और इस बेहद दुर्लभ पेशे को हासिल नहीं कर सकता। विलियम ने कल्पना की कि वह एक अजगर के सिर पर बैठा है और उसके नेतृत्व में राक्षसों की सेनाएं धरती पर विजय प्राप्त कर रही हैं। यह दृश्य उसे पृथ्वी पर देखी गई काल्पनिक फिल्मों के भव्य युद्धों जैसा लग रहा था। विलियम का मन कर रहा था कि वह सिस्टम से पूछे कि डंजन कॉन्करर जॉब क्लास प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। जेम्स को नहीं पता था कि विलियम क्या सोच रहा है और उसने अपनी कहानी जारी रखी। तुम्हारे पिता वास्तव में बहुत बलवान थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी और वह ये थी कि वे सुंदर महिलाओं के सामने बहुत कमजोर पड़ जाते थे। उस समय एल्फ्स दानव राजा के खिलाफ युद्ध हार रहे थे, जो सिल्वरमून महाद्वीप पर कब्जा करने पर तुला हुआ था। हताशा में आकर उन्होंने स्थिति को पलटने की एक योजना बनाई। उस योजना के तहत वे हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके आपके पिता को सिल्वरमून महाद्वीप पर लुभाने वाले थे। जेम्स ने विलियम को चिढ़ाते हुए मुस्कुराया और उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। अंदाजा लगाओ कि वह कौन सी महिला थी जिसे तुम्हारे पिता को हनी ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बेशक ये सिल्वरमून महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला के अलावा और कोई नहीं हो सकता, विलियम ने घमंडी अंदाज में अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। मेरी माँ, तुम सही कह रहे हो और एल्विन परिषद को आज तक अपने इस फैसले पर पछतावा है। जेम्स की हंसी कमरे में गूंज उठी, मानो वह उन लंबे कानों वाले कमीनों का मजाक उड़ा रहा हो जिन्होंने सोचा था कि वे अपनी योजनाओं से उसके बेटे को मात दे सकते हैं। चैप्टर 90। तुम्हारी माँ आवन एल्फ जाति की संत हैं, जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। वह विश्व वृक्ष की संरक्षक है और उनका अधिकार एल्फ परिषद के बराबर है। जब परिषद ने उनसे तुम्हारे पिता को बहकाने की विनती की तो वह मान गई। हालांकि आवन का तुम्हारे पिता से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उनकी योजना सिर्फ तुम्हारे पिता का इस्तेमाल दानवों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए करना था और फिर एल्फ भूमि से आक्रमणकारियों को खदेड़ने के बाद उन्हें भरपूर इनाम देना था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पिता मैक्सवेल न केवल कालकोठरियों को जीतने में माहिर थे बल्कि महिलाओं के दिलों को जीतने में भी माहिर थे। जेम्स एक बार फिर हंसते हुए रुका। भले ही तुम्हारी माँ एक उच्च एल्फ और दृढ़ निश्चयी महिला थी, फिर भी वह एक ऐसी युवती थी जिसने कभी प्रेम का अर्थ नहीं जाना था। मैक्सवेल मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि एल्फ क्या योजना बना रहे हैं। हालांकि वह तुम्हारी माँ के प्यार में बुरी तरह पड़ गया था।
जैसा कि मैंने कहा, मेरे बेटे को खूबसूरत महिलाओं के प्रति आकर्षण था और तुम्हारी माँ उसके जीवन में देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी। विलियम जेम्स की कहानी सुनाने की कला से मंत्रमुग्ध हो गया था और कहानी के आगे बढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राक्षस सेना पर जवाबी हमला करने की योजना बनाने से 3 दिन पहले मैक्सवेल चुपके से उस पवित्र उपवन में घुस गया जहां विश्व वृक्ष और तुम्हारी मां निवास करते थे। एल्वेन परिषद को यह नहीं पता था कि आवन पहले ही तुम्हारे पिता के आकर्षण में पड़ चुकी थी और उसने गुप्त रूप से उसे वह गुप्त मार्ग बता दिया था जिससे वह पहरेदारों की नजर में आए बिना पवित्र उपवन में प्रवेश कर सके। वहां दोनों ने प्रेम भरी रात बिताई। आवन ने खुद को मैक्सवेल के हवाले कर दिया और मैक्सवेल ने उसे अपने प्यार में पड़ने के लिए जिम्मेदारी ली। मूल योजना में ऐसा नहीं होना था। सेंटनी को अपना शेष जीवन केवल विश्व वृक्ष को समर्पित करना था। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि सेंटनी शादी नहीं कर सकती और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। वह ऐसा कर सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह एल्विन परिषद की योजना का हिस्सा नहीं है क्योंकि एक सेंटनी एक बहुत ही सख्त नियम से बंधी होती है। जो पुरुष उसकी पवित्रता भंग करता है वही जीवन भर उसका एकमात्र प्रेमी रहेगा। यहां तक कि एल्विन परिषद भी इस नियम को नहीं बदल सकती जिसे प्रथम संरक्षक ने विश्व वृक्ष के जन्म के समय से ही लागू किया था। उस समय एल्फ परिषद का प्रमुख अपने बेटे का विवाह आवन से करने की योजना बना रहा था। दुर्भाग्य से आपके पिता उससे एक कदम आगे थे और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। आपके पिता युद्ध में गए और आक्रमणकारियों को दानव भूमि में वापस खदेड़ दिया। बुजुर्गों को लगा कि वे अपनी योजनाओं में सफल हो गए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस एक रात के जुनून में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां को गर्भवती कर दिया। ये खबर सुनकर परिषद का मुखिया बेहद क्रोधित हुआ और उसका बेटा लगभग पागल हो गया। उन्होंने पहले तो तुम्हारे पिता की हत्या करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम्हारे पिता कौन थे? वे एक कालकोठरी विजेता थे। जब उन्होंने सभी कालकोठरी राक्षसों को अपने अधीन बुला लिया तो पूरी एल्फ परिषद के पास अनिच्छा से ही सही उनके विवाह की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इतना ही नहीं, तुम्हारे पिता ने अपनी मनमानी से परिषद के प्रमुख को उनके पद से इस्तीफा दिलवा दिया और अर्वेन के पिता थियोडेन एनारियन को नया प्रमुख बना दिया। स्वाभाविक रूप से एल्फ्स के पास उनकी मांग मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस तरह उस नीच षड्यंत्रकारी को उसके पद से हटा दिया गया। तभी जेम्स ने एक लंबी और गहरी आह भरी। मैंने सोचा था कि तुम्हारे माता पिता का सुखद अंत होगा, लेकिन ये केवल मेरी कल्पना थी। परिषद के पूर्व प्रमुख ने अपने पूरे कबीले के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके दानव जाति को उनकी कुलीन सेना को पवित्र उपवन में लाने में मदद करने की योजना बनाई। उनकी योजना विश्व वृक्ष को बंधक बनाकर एल्फ्स को दानव स्वामी के सामने आत्मसमर्पण कराने की थी। उनकी योजना सफल रही, लेकिन परिणाम उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल विपरीत था। हालांकि विश्व वृक्ष एल्फ्स के लिए पवित्र था, लेकिन मैक्सवेल के लिए इसका कोई महत्व नहीं था। उसने अपनी सेना बुलाई और पवित्र उपवन के अंदर दानव स्वामियों और उसके कुलीन दानवों से युद्ध किया। युद्ध इतना भयंकर था कि दानव स्वामी बुरी तरह घायल हो गया और विश्व वृक्ष 2 भागों में कट गया। इसी युद्ध के दौरान तुम्हारे पिता ने दानव स्वामी के कटे हुए हाथ से विजय की अंगूठी प्राप्त की। अगर उसके अधीनस्थों के बलिदान न होते तो दानव स्वामी का जीवन वही समाप्त हो सकता था। वह अपने कुलीन सैनिकों की सेना और इस प्रक्रिया में अपना हाथ खोकर दानव लोक में वापस भागने में कामयाब रहा। जिस कबीले ने एल्फ जाति के साथ विश्वासघात किया था उसके बुजुर्गों को मृत्युदंड दे दिया गया और बाकी को निर्वासित कर दिया गया। फिर भी एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई थी और वह थी विश्व वृक्ष। वह मरने की कगार पर था। जेम्स ने प्याले में दोबारा शराब भरी और धीरे धीरे पीने लगा, मानो वह अपनी आत्मा में अटकी कड़वाहट को धोने की कोशिश कर रहा हो। यदि विश्व वृक्ष नष्ट हो जाता है तो कल्पित बौने संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाएंगे और उनकी जाति अपने आशीर्वाद खो देगी। अपनी पत्नी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की खातिर तुम्हारे पिता ने बलिदान देने का निर्णय लिया। उसने कालकोठरी विजेता की शक्ति का उपयोग किया और विश्व वृक्ष के साथ विलीन हो गया। कालकोठरी विजेता की अपार शक्ति के कारण वृक्ष ने अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। आपको यह समझना होगा कि आपके पिता मैक्सवेल ने कई कालकोठरियों पर विजय प्राप्त की थी। कालकोठरियों की जादुई शक्ति लगभग असीमित है और समय के साथ वे और भी शक्तिशाली होती जाती है। विश्व वृक्ष को पुनर्जीवित करने के लिए ये काफी था। कल्पित बौने आपदा से बच गए, लेकिन उनमें से कई अब भी तुम्हारे पिता के प्रति द्वेष रखते थे। हालांकि हमने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था। वे विश्व वृक्ष में विलीन हो गए थे, इसलिए मूलतः वे ही विश्व वृक्ष है। हालांकि ऐसा करने से उन्होंने चेतना भी खो दी है। यहां तक कि तुम्हारी मां विश्व वृक्ष की रक्षक भी उससे संवाद नहीं कर पाई। उसकी एकमात्र निशानी तुम्हारी उंगली में पड़ी वह अंगूठी थी। अगर मेरा अनुमान सही है तो उसने कालकोठरी विजेता की शक्ति उस अंगूठी में समाहित कर रखी थी।
उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई और विजेता जन्म न ले सके। शायद उसने तुम्हारे लिए अंगूठी तैयार की हो, शायद नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे पिता अब एक पेड़ में बदल गए हैं और तुम्हारी मां हर दिन उनके साथ जाती है, जेम्स ने आह भरते हुए कहा। शायद आवन को लगा कि वे बूढ़े बदमाश फिर से साजिश रचने लगे हैं, इसलिए उसने तुम्हें लूट भेजने का फैसला किया। उसे डर था कि परिषद के बड़े बुजुर्ग तुम्हें बंधक बनाकर उसे अपने आदेश का पालन करने के लिए मजबूर करेंगे। तुम्हारी मां की हालत वाकई दयनीय है, जेम्स ने विलाप करते हुए कहा। उसने अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया। पिंजरे में बंद पक्षी की तरह वह एल्फ महाद्वीप छोड़कर तुम्हें अपनी बाहों में नहीं ले सकती। उन्होंने तुम पर और तुम्हारी मां पर हाथ न डालने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि इस बात की थोड़ी सी भी संभावना थी कि तुम्हारे पिता विश्व वृक्ष के भीतर होश में आ जाएं। जेम्स ने विलियम को यह नहीं बताया था कि कल्पित बौने अपने अस्तित्व के लिए एक और खतरे का भी सामना कर रहे थे और वह खतरा रेले परिवार द्वारा की गई कल्पित बौनों की भविष्यवाणी के कारण था। विल, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पिता के इस दुनिया में लौटने का कोई रास्ता है, जेम्स ने गंभीर भाव से कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वह तरीका क्या है। साथ ही तुम्हारी वर्तमान स्थिति में तुम एल्फ महाद्वीप नहीं जा सकते। अगर तुम जाओगे तो न सिर्फ खुद को बल्कि अपनी मां को भी खतरे में डालोगे। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें अपने पिता की तरह मजबूत बनना होगा। यही तुम दोनों के फिर से मिलने का एकमात्र रास्ता है। विलियम ने दृढ़ निश्चय से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने अपनी मां के पत्रों के माध्यम से उनकी उदासी को महसूस किया था। वह छोटा लड़का उनके लिखे शब्दों में गहरी तड़प को महसूस कर सकता था। कई बार विलियम का मन करता था कि वह सिल्वरमून महाद्वीप की यात्रा करे, सिर्फ उन्हें गले लगाने के लिए। दादाजी, मैं उससे मिलना चाहता हूं, विलियम ने अपने दादाजी की आंखों में देखते हुए कहा। मैं उसे गले लगाना चाहता हूं। मैं उसे चूमना चाहता हूं और उसकी आंखों से आंसू पोंछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि मैं उसे कितना याद करता हूं। जेम्स ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने शांत भाव से विलियम की ओर देखा। क्या आपको अपना उद्देश्य मिल गया है? हाँ, और वह ये है कि विलियम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर दबाया। अपनी मां से फिर से मिलने और अपने परिवार को फिर से एकजुट करने का रास्ता खोजने के लिए। साथ ही मैं स्वर्ग से मेरी देखभाल करने वालों का एहसान चुकाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी, दादाजी। जेम्स को स्वर्ग से विलियम की देखभाल करने वाले लोगों के बारे में सुनकर थोड़ी उलझन हुई। फिर भी उसने विलियम के कंधे पर हाथ रखा और गंभीर निगाहों से उसकी ओर देखा। और तुम्हें यह मिल जाएगा। कल से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। मैं बाकी लड़कों से बात करूंगा। लेकिन विलियम, ये याद रखना, मैं उनके प्रशिक्षण के तरीकों में दखल नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें खुद ही सब कुछ संभालना होगा। मेरी बात समझ में आ गई। विलियम ने सिर हिलाया। आखिरकार उसे मजबूत बनने का अपना मकसद मिल गया था। वह अपनी मां से फिर से मिलेगा, अपने पिता को बचाएगा और गेविन का नाम पूरी दुनिया में फैलाएगा। लिली ने गुप्त रूप से टेलीपैथी के जरिए उसे बताया था कि उसके अलावा गेविन का केवल एक ही अनुयायी है। जिस ईश्वर के कोई अनुयायी न हो, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विलियम ऐसा होने नहीं देगा। वह गेविन का नाम पूरी दुनिया में फैलाने और उस सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की शक्ति को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, जो हजारों वर्षों से किसी ने नहीं देखी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10,000 देवताओं के मंदिर के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में एक मोटे आदमी ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह फूट फूट कर रो रहा था। सर्वज्ञ गेविन ने विलियम के हृदय से निकले शब्द सुने। उन्हें इतनी खुशी हुई कि हजारों वर्षों से उनके भीतर दबी हुई सारी निराशाएं, चिंताएं, दुख और भय अंततः फूट पड़े। उस दिन उस सुनसान झोपड़ी में एक ऐसे भगवान को, जो अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था, आखिरकार आशा की एक किरण मिली।